हमारी क्लास में हमारे टीचर जब भी हमें कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो लास्ट में हमसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि बताइए आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब उस टॉपिक के बारे में आपको समझ में आया कि नहीं? तो आज के इस वीडियो में हम इसी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या? आप बीएड कर रहे हैं और बीएड में भी चाहे हम फिलॉसफी के कंसेप्ट की बात करें, एजुकेशन के कंसेप्ट की बात करें, हम अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन डिसिप्लिन के कंसेप्ट की बात करें, करिकुलम के कंसेप्ट की बात करें, सोसाइटी के कंसेप्ट की बात करें, तो कंसेप्ट एक ऐसा शब्द है सबके साथ आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है क्या? तो आज के इस वीडियो में हम कंसेप्ट को ही जानेंगे, कंसेप्ट को ही समझेंगे कि ये है क्या। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम अपनी इस दुनिया को देखें, इस वर्ल्ड को देखें, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स, कि दुनिया जो है भौतिक और अभौतिक चीजों से भरी पड़ी है। मटेरियल मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो सारी चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, अपने हाथों से उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, चाहे घर की बात करें, हम दीवार की बात करें, हम कपड़ों की बात करें, हम गाड़ी की बात करें, हम लोगों की बात करें, ठीक है। और नॉन मटेरियल थिंग वो सारी चीजें जो है, तो लेकिन हम उसको डायरेक्ट हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको टच नहीं कर सकते। जैसे रिलेशनशिप हो गए, रिश्ते नाते, फ्रेंडशिप, लव, वैल्यूज, ठीक है। ये ऐसी चीजें जो है, तो लेकिन हम इसको डायरेक्ट अपनी आंखों से चीजें, ये नॉन मटेरियल है, इसको छुआ नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, इसको महसूस किया जा सकता है। तो द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल थिंग्स। सम वर्ड इज यूज फॉर ईच, कि हर चीज के लिए किसी ना किसी शब्द का प्रयोग होता है। और इन शब्दों को हम कैसे जानते हैं, कैसे सीखते हैं? वी अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। जब आप छोटे थे, तो उस टाइम आप स्टार के बारे में आपको कैसे पता चला? आपके जो घर वाले थे बार बार आसमान की तरफ पॉइंट करके आपको बताते थे कि वो जो छोटी सी चमकती हुई चीज है वो स्टार है, जो बड़ा सा जो व्हाइट कलर का जो एक सर्कल है वो क्या है? वो मून है, ठीक है, वो चंदा मामा है। तो इस तरह से कोई भी वर्ड है, चाहे आप हम बर्ड्स की बात करें, ट्री की बात करें, रिवर की बात करें, क्लाउड्स की बात करें, सन की बात करें, तो जो भी शब्द हैं हम कैसे सीखते हैं? प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के थ्रू, ठीक है। और जब उन शब्द के बारे में हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अभी आप बीएड में आए, यहाँ पे आप फिलॉसफी के कंसेप्ट को समझ रहे हैं, फिलॉसफी समझ में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको एजुकेशन वर्ड समझ में आ गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। आपको डिसिप्लिन जो वर्ड है, शब्द है, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया। मतलब अब आप इसके बारे में बता सकते हो, आप इसके बारे में लिख सकते हो, आप इसके बारे में दूसरों को समझा सकते हो। मतलब आपने प्रैक्टिस की, आपने एक्सपीरियंस किया, तभी जाकर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपको चीजें समझ में आई। On hearing these familiar words, some image of them is formed in our mind, कि जब भी हम ऐसे शब्दों को सुनते हैं जिसको प्रैक्टिस के थ्रू, हम एक्सपीरियंस के थ्रू जान चुके हैं, तो जब ऐसे शब्दों को जब हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी कुछ छवि बनती है, ठीक है। जैसे इस टाइम आप बैठे हैं, घर में बैठे हैं, और आपने एक वर्ड सुना, बर्ड्स, ठीक है, चिड़िया, तो आपके दिमाग में अचानक से वो चिड़िया आ गई। आपने सुना ट्री, तो आपके दिमाग में ट्री आ गया। आपने सन के बारे में सुना, सूरज के बारे में सुना, तो वो आ गया। आपने माँ ये जो शब्द सुना, तो आपकी माँ की छवि आ गई। आपने नानी जो ये शब्द सुना, तो आपके माइंड में आपके नानी की छवि आ गई, ठीक है। तो एग्जाम्पल, और चाहे हम सोसाइटी की बात करें, कल्चर, यूनिटी, अर्थ, वाटर, स्टार, सन, क्लाउड्स, गॉड, इस तरह से जिन शब्दों को हम जान जाते हैं, समझ जाते हैं, हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो जैसे हम उन शब्दों की बात करते हैं तो उनकी इमेज, ठीक है, वो हमारे दिमाग में किसी ना किसी रूप में उनकी इमेज आ जाती है, ठीक है। दिस इमेज दैट एमर्जेस इन द माइंड इज अनरियल, कि दिमाग में उभरी ये छवि वास्तविक नहीं होती, ठीक है, रियल नहीं होती, अनरियल होती है। मैंने बर्ड्स की बात की, ठीक है, तो बर्ड्स आपकी उनकी इमेज जो है आपके माइंड में आ गई, ठीक है। तो क्या है, क्या वो आपको आप इसको कहोगे कि नहीं बिल्कुल रियल इमेज है? रियल नहीं है, इमेज आई तो, लेकिन वो क्या है, अनरियल है, अवास्तविक है, ठीक है। तो यहां से हम कंसेप्ट के बारे में धीरे धीरे समझ रहे हैं कि when we understand
दिस वर्ड देन वी से दैट आवर कंसेप्ट इज क्लियर, कि जब हम इन शब्दों को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू, तो हम कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। सो कंसेप्ट क्लियर मीन्स वी वर एबल टू डिस्क्राइब और डिफ्रेंशिएट देम, कि कंसेप्ट क्लियर का मतलब है कि अब हम जो शब्द हैं उनका वर्णन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आपका फिलोसफी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपका साइकोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो गया, मतलब आप दोनों को डिस्क्राइब कर सकते हो और दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट, अंतर कर सकते हो। कंसेप्ट इज अ थॉट दैट इज एक्सप्रेस इन वर्ड, कि अब कंसेप्ट से हमें क्या समझ में आया कि कंसेप्ट अब है क्या एक्चुअल में। कंसेप्ट इज अ थॉट, की अवधारणा एक विचार है। चाहे हम फिलोसफी की बात कर रहे हैं, हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हम कल्चर की बात कर रहे हैं, हम रिवर की बात कर रहे हैं, हम स्टार्स की बात कर रहे हैं, हम क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अवधारणा क्या है? एक विचार है जिसे शब्दों में व्यक्त किया जाता है। कंसेप्ट आर मेंटल कंस्ट्रक्ट, की अवधारणाएं मानसिक संरचनाएं हैं जो हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं। इतनी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्ड हैं। जब हम उन वर्ड्स को समझते हैं तो धीरे धीरे इस दुनिया के बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं और धीरे धीरे समझने लगते हैं। तो कंसेप्ट आर मेंटल कंस्ट्रक्ट, की मानसिक संरचनाएं हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अपनी दुनिया के बारे में, अपने आस पास के बारे में, अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में हम धीरे धीरे चीजों को समझने लगते हैं, जानने लगते हैं। और ऐसे लोगों को हम कहते हैं कि ये बहुत विद्वान है, ये बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, ठीक है, जो ज्यादा से ज्यादा चीजों को जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझते हैं। इट enables अस टू एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट, कि ये हमें विचार की वस्तु की व्याख्या करने में सक्षम बनाता है, ठीक है। हमें विचार की, जैसे आज अभी हम बीएड कर रहे हैं तो बहुत सारे नए नए शब्द हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे चाहे हम फिलोसफी की बात करें, हम करिकुलम की बात करें, हम बात करें अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन की, हम स्कूल सब्जेक्ट की बात करें, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नई नई चीजें हैं, नए नए सब्जेक्ट हैं, नए नए टॉपिक हैं, वो हमारे सामने आ रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब हम उसको सीख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो हम इस योग्य बन रहे हैं कि हम धीरे धीरे उनको हम क्या कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें, उनके बारे में जान सकें और दूसरों को बता सकें। जब उनके बारे में जान जाएंगे तभी तो कहेंगे कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। डिफरेंट पीपल मे हैव डिफरेंट कंसेप्ट टुवर्ड्स द सेम ऑब्जेक्ट, की एक ही वस्तु के प्रति अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग अवधारणाएं हो सकती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखिए, सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम मून को लेते हैं, चंद्रमा को लेते हैं, ठीक है, तो एक छोटे बच्चे के लिए मून क्या है? तो छोटे बच्चा जो है, मून उनके बचपन से ही कहा जाता है ना कि चंदा मामा, ठीक है। तो एक छोटे बच्चे के लिए मून क्या है? उस मामा है, ठीक है। उसी तरीके से एक जो फीमेल है, एक स्त्री है, अगर वो करवा चौथ का व्रत रखती है, ठीक है, तो उनके लिए चांद का ही एक अलग कंसेप्ट हो सकता है, धारणा हो सकती है। उसी तरीके से, ठीक है, हम देखते हैं जो प्रेमी होते हैं उनके लिए चांद की एक अलग धारणा हो सकती है, कवियों के लिए चांद की अलग धारणा हो सकती है। और जब ईद का त्योहार आता है तो उस टाइम, ठीक है, जो मुस्लिम समाज है उनके लिए चांद की एक अलग अवधारणा हो सकती है। तो हम देखते हैं कि एक ही वस्तु की अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अवधारणाएं हो सकती हैं, ठीक है। आप मतलब आप एक परिवार में रहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए, आप जल का इस्तेमाल अपने डेली लाइफ में आप करते हैं, वाटर का इस्तेमाल, तो आपके लिए जो वाटर है उसके लिए एक अलग कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन एक सप्लायर जो आपको जो वाटर अवेलेबल करवाता है, उसकी फैसिलिटीज आपको देता है, वो आपको पानी जो बेचता है, उसके लिए वाटर का अलग कंसेप्ट हो सकता है, ठीक है। और एक किसान जिसको जो अपने खेतों में जो फसलें हैं उसको उगाने के लिए, एक अच्छी फसलों के लिए वो भी पानी का इस्तेमाल करता है, तो उसके लिए जल की अलग अवधारणा हो सकती है, ठीक है। तो एक ही वस्तु के लिए अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनकी अवधारणा अलग अलग हो सकती है। अब हम इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू वुडवर्थ, कि जो वुडवर्थ है उनके हिसाब से कंसेप्ट क्या है? द कंसेप्ट इज द सम टोटल ऑफ व्हाट यू नो अबाउट द ऑब्जेक्ट, की अवधारणा वस्तु के बारे में आप जो जानते हैं उसका कुल योग है, कि किसी चीज के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, वही क्या है? अवधारणा है, ठीक है। अगर रोज की बात करें, कंसेप्ट आर मेंटल कैटेगरीज विच
इनेबल अस टू इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर थॉट। की अवधारणाएं मानसिक श्रेणियां हैं जो हमें अपने विचार की वस्तु की व्याख्या करने में सक्षम बनाती है। तो ये तो था इसका डेफिनेशन। अब हम अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, ठीक है, तो दिस इज नॉट जस्ट अ गैस, कि यह केवल एक अनुमान नहीं है। जैसे हमने स्टार्टिंग की बात की कि जो कंसेप्ट, जो चीजें हमें समझ में आती हैं सिर्फ अनुमान से नहीं, उसके पीछे प्रैक्टिस होती है, एक्सपीरियंस होता है। द कंसेप्ट हैज अ लॉजिकल बेसिस, कि अवधारणा का एक तार्किक आधार होता है। और किस आधार पर? इट इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड थिंकिंग, के अवलोकन या चिंतन के आधार पर ही बनाई जाती हैं। इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, कि इसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, जब चीजें बार बार हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, अवलोकन, ठीक है, और अनुभव के बल पर किया जाता है। तो जो भी अगर हम कंसेप्ट की बात करें, इसको किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसका बेस क्या है? डायरेक्ट नॉलेज, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो इसको सिर्फ हम कह दें कि ये गैस है तो ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये गैस नहीं है, ये आपकी डायरेक्ट नॉलेज, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बेस पर आपका जो कंसेप्ट है वो बनता है। चीजों के बारे में आपको ज्ञान प्राप्त होता है, आपकी समझ विकसित होती है। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल सिंबल, की यह एक अमूर्त विचार है। अमूर्त विचार, जैसे मैंने आपको कहा कि फिलोसफी, ठीक है, आपके लिए एक शब्द मैंने दिया फिलोसफी, आपको मैंने एक वर्ड दिया ट्री, एक मैंने आपको वर्ड दिया रिवर। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि जो हमारे एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में, तो जो भी चाहे हम सिंबल की बात करें, चाहे जो एक इमेज की बात करें, तो आपके माइंड में वो इमेज अचानक से वो चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कि अमूर्त विचार है, ठीक है। मूर्त जो आपके सामने दिखाई देता है, अमूर्त जो है, लेकिन बिल्कुल आंखों के सामने रियल रूप से चीजें दिखती नहीं, वो आपके दिमाग में वो विचार आपके अचानक से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और मेंटल सिंबल, जो दिमाग में विकसित होता है, दिमाग में इमेज बनती है। अंडर दिस इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट आर फॉर्म इन द ब्रेन, कि इसके अंतर्गत जो मस्तिष्क में वस्तुओं का बिंब बनता है, ठीक है। इट इज नॉट द सेम फॉर ऑल पीपल, जैसे हम बात कर चुके हैं कि सभी लोगों के लिए या एक समान नहीं होती, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकती है। इट इज एक्सप्रेस थ्रू लैंग्वेज, कि हमारी जो अवधारणा है, जो कंसेप्ट है, हम भाषा के माध्यम से ही उसको अभिव्यक्त करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। इट रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी, की यह वास्तविकता का एक मूर्त प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। जैसे मैं अगर आप रिवर की बात करूं, ठीक है, तो जैसे ही रिवर वर्ड आता है तो हमारे दिमाग में अचानक से एक अनरियल इमेज जो है रिवर की बन जाती है। मैं कहता हूं सन, तो अचानक से सन की इमेज बन गई। तो यह वास्तविकता का एक अमूर्त, जो अभी दिखाई नहीं देता, उसका प्रतिनिधित्व करता है। इट कैन बी एक्सप्रेस इन वन और टू वर्ड्स, की इसे एक या दो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें, हमारा अगर देश भारत की बात करें, तो यहाँ पर अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कल्चर के लोग जहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए सीधा एक वर्ड हम कहते हैं मल्टी कल्चर, ठीक है। और अगर हम कहते हैं कि बहुत सारी भाषाओं के लोग रहते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं हैं, तो फिर क्या होगा? मल्टी लिंग्विज्म, ठीक है, कि बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बहुभाषी, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे धर्म हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टी रिलीजियस। अगर हम सिर्फ सोसाइटी की बात करें, तो एक सोसाइटी, एक हम सिर्फ एक कंसेप्ट लेते हैं सोसाइटी, तो एक ही शब्द में पूरे भारत में रहने वाले अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कलर के लोग, ठीक है, अलग अलग एरिया में रहने वाले लोग, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में सारे आ जाते हैं। तो इट कैन बी एक्सप्रेस इन वन और टू वर्ड्स, की इसे एक या दो शब्दों में ही अभिव्यक्त किया जा सकता है। कंसेप्ट हेल्प्स टू ड्रॉ कंक्लूजन, कि अवधारणाओं से ही निष्कर्ष निकालने में मदद मिलती है। जैसे आप फिलोसफी के कंसेप्ट को समझ गए, आप एजुकेशन के कंसेप्ट को समझ गए, आप डिसिप्लिन के कंसेप्ट को समझ गए, कंसेप्ट को समझ गए, मतलब उसके बारे में आपको सारी चीजें पता चल गई, काफी चीजें आप उसके बारे में जान चुके हैं। तो जब आप किसी चीज के बारे में जानेंगे, तभी तो निष्कर्ष निकालेंगे कि लास्ट में, चलो फिलोसफी आप समझ गए, एजुकेशनल फिलोसफी क्या है, तो कंक्लूजन निकालेंगे ना कि आपको क्यों पढ़ाई जा रही है, आपके लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो जब हम किसी चीज के बारे में हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, तभी तो हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दिस मे ऑल्सो चेंज ड्यू टू द
accumulation ऑफ न्यू फैक्ट्स, कि नए तथ्यों के संचय के कारण, ठीक है, ये जो अवधारणाएं हैं ये बदल भी सकती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम देखते हैं एक टाइम ऐसा था, अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अगर हम पास्ट में जाते हैं, ठीक है, तो एक टाइम ऐसा था, सबकी एक अवधारणा बनी पड़ी थी कि नहीं, जो सन है, जो सूरज है, अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ठीक है, धीरे धीरे रिसर्च हुआ, लोगों ने जाना समझा, तो उनकी अवधारणाएं धीरे धीरे वो बदल गई। ठीक है, इस तरह से जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं, तो छोटे बच्चों को अंधेरे से बहुत डर लगता है, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि अंधेरे में क्या होता है, भूत प्रेत, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन धीरे धीरे वही बच्चा जब बड़ा होता है, ठीक है, चीजों को पढ़ता है, लिखता है, चीजों को जानता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो अवधारणाएं हैं धीरे धीरे बदलने लगती हैं। ठीक है, और उसको पता चलता है कि अंधेरा है तो अंधेरे का मतलब ये नहीं कि भूत है, अंधेरे का मतलब है अंधेरा क्यों बनता है, अंधेरा ये जो रात क्यों बनती है, इसका क्या रीजन है, तो सारी चीजें उसको पता चल जाती हैं। तो जो हमारा कंसेप्ट है वो टाइम के साथ, नॉलेज के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो चेंज होता रहता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने बात की, हमने कंसेप्ट की बात की कि कंसेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग की बात की, इसके डेफिनेशन की बात की, और लास्ट में हमने इसके इंपॉर्टेंस को जाना। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस, कि कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस है क्या, ये कैसे बनता है, किस तरह से कंसेप्ट डेवलप किया जाता है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कंसेप्ट के बारे में कि कंसेप्ट होता क्या है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस कंसेप्ट का निर्माण कैसे होता है, इसको डेवलप कैसे किया जाता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए, छोटे बच्चे को देखो, तो जब बच्चा पैदा होता है और अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है, तो आसमान में उड़ने वाले जितने भी पंछी होते हैं, सभी के लिए एक कॉमन जो वर्ड है उसका इस्तेमाल करता है, बर्ड। फिर चाहे कौवा हो, चाहे स्पैरो हो, चाहे तोता हो, ठीक है, चाहे कबूतर हो, सभी के लिए वो बर्ड का इस्तेमाल करता है। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चा बार बार उसको ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, तो फिर सब में क्या अंतर है, वो धीरे धीरे उसको पता चलने लगता है कि स्पैरो कैसी होती है, तोता कैसा होता है, कबूतर कैसा होता है, कौवा कैसा होता है, तो सब में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, धीरे धीरे बच्चे को ये पता चलने लगता है। और एक टाइम बाद बच्चा देखते ही बता देता है कि अच्छा ये ब्लैक कलर का है, ये क्रो है, कौवा है, कबूतर है, ये तोता है, ये स्पैरो है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। और एक टाइम बाद बच्चे के सामने वो स्पैरो, वो तोता, वो कौवा ना भी हो, फिर भी बच्चा बता देता है कि स्पैरो कैसी होती है, कौवा कैसा होता है, तोता कैसा होता है। इसी तरीके से स्टार्टिंग में बच्चा चाहे साइकिल को देखता है, चाहे स्कूटर को देखता है, चाहे कार को देखता है, सभी को कहता है गाड़ी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा एक टाइम के बाद सब में क्या अंतर है इस चीज का पता लगा लेता है, बता देता है कि अच्छा साइकिल ऐसी होती है, स्कूटी ऐसा होता है, बाइक ऐसी होती है, कार ऐसा होता है। तो मतलब उसका कंसेप्ट क्या है, धीरे धीरे ऑब्जर्व करके, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से उसका जो कंसेप्ट है वो डेवलप हो जाता है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से जो बच्चों का जो कंसेप्ट है उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस, की कल्पना या अवधारणा निर्माण प्रक्रिया है क्या। तो देखिए एक चीज तो हमें समझ में आ गया है कि जो एक कंसेप्ट है, ठीक है, इसका संबंध हमारे संज्ञानात्मक या दिमाग से है। ठीक है, एक कॉग्निटिव प्रोसेस है। ओके, थ्रू दिस वी लर्न टू क्लासीफाई थिंग्स, इवेंट, पीपल एक्सेप्ट्रा, कि इसके द्वारा हम चीजों, घटनाओं, लोगों आदि के वर्ग बनाना सीखते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, बच्चा सभी को, आसमान में उड़ने वाले सभी जो जीव हैं उनके लिए बॉड का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या कर रहा है, सबको क्लासीफाई कर दे रहा है। ठीक है, सबको कैटेगराइज कर दे रहा है कि अच्छा बर्ड जो स्पैरो ऐसी होती है, तोता ऐसा होता है, कबूतर ऐसा होता है। ठीक है, उसी तरीके से जो कार कैसी होती है, बाइक कैसा होता है, साइकिल कैसी होती है, स्कूटी कैसा होता है, उसमें भी धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो बच्चा सभी को कार कहेगा या गाड़ी कहेगा, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको एक क्लासिफाई कर देगा। ठीक है, सबको अलग अलग वर्ग बनाना बच्चा सीख जाता है। तो हम कहते हैं कि अच्छा इसका कंसेप्ट धीरे धीरे बच्चों का डेवलप
हो चुका है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉमन फीचर्स अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट की। इससे क्या है कि जब बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है ना, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर बच्चे का जब कंसेप्ट डेवलप होने लगता है तो अलग अलग वस्तुओं की क्या विशेषता है, क्या फीचर्स है, बच्चा पहचान करना सीख जाता है। कि उससे कोई कहेगा कि तोता, तो उसका कलर क्या है, ग्रीन है। कोई कहेगा कौवा, क्रो, तो उसका कलर क्या है, ब्लैक है। तो कलर भी अलग है और उनका जो बोलने का तरीका है, ठीक है, जो आवाज निकालते हैं वो भी काफी अलग है। ठीक है, एक टाइम बाद एक टाइम स्टार्टिंग में बच्चा हो सकता है कि चाहे काऊ हो, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो, सभी को डॉगी डॉगी कहता हो, लेकिन एक टाइम बाद सब में क्या क्या अंतर है बच्चा उसकी पहचान करना सीख जाता है कि काऊ कैसी होती है, डॉगी कैसा होता है, कैट कैसी होती है। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द कॉमन फीचर्स अमंग वेरियस ऑब्जेक्ट की विभिन्न वस्तुओं के बीच में क्या विशेषताएं हैं इसकी पहचान करना शामिल है। इट इनेबल्स स्टूडेंट टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट की। इससे विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं में क्या समानता है, क्या अंतर है, बच्चा धीरे धीरे उसका पता लगाने में सक्षम हो जाता है कि अपने कौन है, ठीक है, पड़ोसी किसे कहते हैं, रिलेटिव किसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चे को ये चीजें समझ में आ जाती है। ठीक है, तो इससे हम कहते हैं कि अच्छा, बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे किसी भी चीज को लेकर डेवलप हो रहा है। और जब बच्चा पूरी तरीके से उस बारे में सीख जाता है क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, तो हम कहते हैं कि अच्छा, कंसेप्ट बच्चों का डेवलप हो चुका है। ठीक है, दिस प्रोसेस अलाउस इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड देम, कि यह प्रक्रिया व्यक्तियों को अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में देखो, बच्चे चाहे कोई भी पेड़ हो, सभी के लिए बच्चा एक ही वर्ड यूज करता है, ट्री, पेड़, ट्री। लेकिन धीरे धीरे बच्चा जो भी ट्रीज में जो भी अंतर है वो भी करना सीख जाता है कि अच्छा, कौन सा कौन सा नीम का है, कौन सा कीकड़ का है, कौन सा पीपल का है। धीरे धीरे बच्चा सब में अंतर करना सीख जाता है। ठीक है, तो इससे बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में पता चलता है, उसको समझता है कि सन क्या है, मून क्या है, स्टार क्या है, डे क्या है, नाइट क्या है। धीरे धीरे ये चीजें बच्चों को पता चलती है। इट हेल्प्स देम मेक सेंस ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड सॉल्व प्रॉब्लम मोर इफेक्टिवली, कि जब बच्चे का कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगता है, ठीक है, तो इससे उन्हें नई जानकारी को समझने में और जो भी प्रॉब्लम है उसको अधिक प्रभावी ढंग से उसकी हेल्प उसको सॉल्व करने में बच्चों को धीरे धीरे मदद मिलती है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय एक्टिविटी। इट हेल्प्स इन कीपिंग द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इन आवर माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। इससे क्या हो गया, हमारे माइंड में जो भी मेमोरी आ रही है, मतलब जो भी जिस ऑब्जेक्ट को लेकर, जिस टॉपिक को लेकर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, कंसेप्ट क्लियर होने का मतलब है कि वो नॉलेज अब हमारे माइंड में लंबे टाइम तक है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम बच्चों से बोलें कि अच्छा बताओ, रिवर है और ओशन है, ओशन है, समुद्र है, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए, अगर कंसेप्ट क्लियर होगा, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तब तो आप आराम से बता दोगे कि रिवर जो है, ठीक है। और अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन का जो पानी है उसका सोर्स ही रिवर है। ठीक है, ओशन का जो पानी है, समुद्र का जो पानी है वो खारा होता है, लेकिन रिवर का ऐसा नहीं है। और ज्यादातर जो पानी के लिए हम जो सप्लाई के पानी का इस्तेमाल करते हैं वो भी कौन सा होता है, रिवर का पानी होता है। ठीक है, रिवर का जो सोर्स होता है, पहाड़ों से बर्फ से रिवर निकलती है और जाके समुद्र में मिलती है। तो कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह की नॉलेज आपके माइंड में लंबे टाइम तक रहेगी, कभी आप इसको भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आप इसके बारे में ठीक से नहीं बता सकते। हो सकता है कि आप रिवर को ओशन कह दो, ओशन को आप रिवर कह दो, तालाब और नदी में आपको फर्क ना पता हो। तो देखिए, जिस चीज के बारे में आपका जो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, आपको पता चल जाता है, तो वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक वो नॉलेज रह जाती है। ठीक है, दिस हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग द एबिलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। इससे विद्यार्थियों की जो क्षमता है उसको विकसित और उसको रिफाइन, परिष्कृत करने में मदद मिलती है। ठीक है, तो इसलिए जब हम बच्चों को सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसको रटाना नहीं है, बल्कि बच्चों को इस तरह से अपॉर्चुनिटी दो ताकि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद के एफर्ट से क्रिएट करे। ठीक है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करे ताकि उसके डाउट क्लियर होंगे, तभी तो उसका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों को अपॉर्चुनिटी देना है, उसको सिखाना नहीं, बल्कि उसको सीखने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी देना है, फ्रीडम देना है, ताकि बच्चा खुद से एफर्ट्स करे, चीजों को सीखे। ठीक है,
अब हम बात करते हैं कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस की। जो अवधारणा है इसके निर्माण की प्रक्रिया क्या है, तो पहले हम इसके पॉइंट्स देखते हैं, फिर एक एक करके उन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो इसके 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बच्चा सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है अपने आसपास की चीजों को देखता है, ऑब्जर्व करता है, तो आसमान में उड़ने वाली सभी चीजें उसके लिए क्या होती हैं, बर्ड होती हैं। लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, एक जनरलाइजेशन पे बच्चा पहुंचता है कि अच्छा स्पैरोज किसे कहते हैं, क्रो किसे कहते हैं, कबूतर क्या है, तोता क्या है, कार क्या है, स्कूटर क्या है, बाइक क्या है, ठीक है, साइकिल क्या है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बार बार ऑब्जर्व करता है, चीजों को देखता है, समझता है, तो एक जनरलाइजेशन पर, सामान्यीकरण पर पहुंचता है। और फिर धीरे धीरे अलग अलग जो चीजें हैं उसमें डिस्क्रिमिनेशन, विविधीकरण करना सीख जाता है। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्शन की बात करें, तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि वो चीज अगर ना भी हो, फिर भी बच्चा उसके बारे में बता सकता है आराम से, ठीक है। आप घर में बैठे हो, मैं आपसे पूछूंगा अच्छा बताओ समुद्र कैसा होता है, तो समुद्र तो आपके सामने नहीं है, फिर भी आप बता दोगे ना कि ऐसा होता है समुद्र, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन की चीजें हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम उसको इमेजिन कर सकते हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो कंसेप्ट है बच्चों का डेवलप होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की बात करें, द फर्स्ट स्टेप इन कंसेप्ट मेकिंग इज ऑब्जर्वेशन फॉर एन इवेंट, ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस। कि सबसे पहला जो प्रोसेस है क्या है, अवलोकन है। दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्टेज ऑफ बिकमिंग अवेयर, कि इससे जागरूक होने की अवस्था भी कहा जाता है। कि बच्चा धीरे धीरे अपने आसपास की चीजों को देख रहा है, बार बार उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बच्चा अवेयर हो रहा है। बच्चा अपने घर वालों को देखता है, बच्चा दूसरे और जो पड़ोस में है उनको भी देखता है। तो धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन से ही अवेयरनेस आती है, ठीक है। दिस कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। की ऑब्जर्वेशन हमारा दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट तो पता है, हम अपनी आंखों से चीजों को देख रहे हैं, वो डायरेक्ट हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट क्या है, इसको भी जान लेते हैं। द चाइल्ड कैन डायरेक्टली सी अ डॉग एंड बिकम अवेयर ऑफ इट। कि बच्चा सीधे अपनी आंखों से डॉग को देखेगा, कैट को देखेगा, काऊ को देखेगा, बर्ड को देखेगा, तो धीरे धीरे अवेयर हो जाएगा कि अच्छा ये डॉग है, ये कैट है, बर्ड है, ठीक है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट की बात करते हैं ना, तो अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी हमें भूत की कहानियां सुनाते हैं, परियों की कहानियां सुनाते हैं, ठीक है। तो हेयर अवेयरनेस इज इनडायरेक्ट। कि यहाँ पे अवेयरनेस तो हो रही है लेकिन इनडायरेक्ट हो रही है। धीरे धीरे वो जो चीजें हैं उनको हम इमेजिन करना सीख जाते हैं कि अच्छा परियां सुंदर होती हैं, भूत जो होते हैं वो डरावने होते हैं, अंधेरे में होते हैं, ठीक है। जनरली रिपीटेड एक्सपीरियंस प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। की जो रिपीटेड एक्सपीरियंस है, आपने एक बार डॉग को देखा, दूसरी बार देखा, तीसरी बार देखा, चौथी बार देखा, आप डेली देख रहे हो, तो धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। तो इससे क्या होगा, एक टाइम बाद आप ये चीजें पहचान जाओगे कि डॉग क्या है, कैट क्या है, काऊ क्या है, ठीक है। स्टार्टिंग में एक ऑब्जर्वेशन में तो आप सभी को, जितने भी आपके सामने एनिमल आ रहे हैं, सबको डॉग बोल रहे हो। चाहे आपके सामने स्कूटी है, कार है, बाइक है, सबको आप कार बोल रहे हो। आप सबके लिए गाड़ी का प्रयोग कर रहे हो। आपके सामने कौवा है, आपके सामने स्पैरो है, तोता है, कबूतर है, सबकी के लिए आप बर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन जब बार बार आप ऑब्जर्व करोगे, बार बार आप चीजें देखोगे, फिर धीरे धीरे हम कहाँ पे पहुंचेंगे, हम जनरलाइजेशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक टाइम बाद जब हम चीजों को बार बार ऑब्जर्व करने लगते हैं, तो फिर हम जनरलाइजेशन पे पहुंचते हैं, एक सामान्य विचार पे पहुंचते हैं कि अच्छा बर्ड की बात करें तो स्पैरो इस तरह से होती है, तोता जो है वो अच्छा वो ग्रीन होता है, ठीक है। जो कौवा होता है वो क्या होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। तो धीरे धीरे हम एक सामान्य विचार पे पहुंचते हैं। तो विभिन्न वस्तुओं के बार बार अनुभव या अवलोकन से एक सामान्य विचार बनाने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए हम चाहे बात करें, जेंडर की बात करें, शेप की बात करें, नंबर की बात करें, तो बच्चा धीरे धीरे जब चीजों को देख रहा है, बार बार ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक जनरलाइजेशन पे पहुंचता है कि अच्छा ये कैट है, डॉग है, ठीक है, ये ट्री है, और ये कौन सा एनिमल है, ठीक है, तो ये कौन सा कलर है। तो धीरे धीरे बच्चा क्या होता है कि एक जनरलाइजेशन में पहुंचता है, ठीक है। और जनरलाइजेशन पे जब बच्चा धीरे धीरे चीजों के बारे में जानने लगता है, तो उसके बाद जनरलाइजेशन में अगर हम सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें डिस्क्रिमिनेशन की। तो डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि अच्छा अब बच्चे को तो पता चल गया कि अच्छा इसको डॉग कहते हैं, इसको कैट कहते हैं, इसको काऊ कहते हैं, ठीक है। अब क्या है कि बच्चा धीरे धीरे उनमें अंतर करना भी सीख जाएगा कि अच्छा डॉग और कैट में क्या फर्क होता है। डॉग थोड़ा सा बड़ा होता है, कैट क्या होती है, छोटी होती है। कैट जो होती है पेड़ पे चढ़ जाती है, बिल्डिंग पे चढ़ जाती है, लेकिन डॉग नहीं चढ़ पाता। कैट की जो पूंछ है थोड़ी सी सीधी होती है, ठीक है, डॉग की पूंछ गोल गोल होती है।
कैट जो होती है वो म्याऊ करती है, डॉग जो होता है वो बाग करता है, ठीक है। इसी तरीके से फिर बच्चा कैट, डॉग और काऊ तीनों में क्या डिफरेंस है, धीरे धीरे बच्चा उनमें क्या क्या अंतर है, धीरे धीरे उससे भी बच्चा पता वो बच्चे को चल जाता है। सो इस प्रकार सभी कुत्ते एक जैसे हैं और सभी गाय एक जैसी हैं, उनमें क्या अंतर है, धीरे धीरे बच्चा इन चीजों के बारे में बच्चे को पता चल जाता है, ठीक है। डॉग्स एंड काऊ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड बुल्स आर डिफरेंट फ्रॉम काऊ, कि कुत्ते और गाय एक दूसरे से अलग होते हैं और गाय और बैल दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो बच्चा धीरे धीरे डिस्क्रिमिनेशन करना सीख जाता है कि अच्छा, जो स्पैरो है और जो कौवा है, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो तोता है, कबूतर है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो धीरे धीरे जनरलाइजेशन पे बच्चा एक रिजल्ट पे पहुंचता है कि अच्छा, ये काऊ है, ये डॉग है, ये कैट है, ये ऐसा होता है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में आने पे कि उनके बीच में आपस में क्या अंतर है, धीरे धीरे बच्चे को ही पता चल जाता है। तो देखिए, अब जब बच्चे को डिस्क्रिमिनेशन पता चल गया है, बच्चा एक जनरलाइजेशन पे आ गया, तो जब एब्स्ट्रैक्शन की बात करते हैं, हम मूर्तन की बात करते हैं, तो द चाइल्ड सॉ अ डॉग एंड देन अ काउ, कि बच्चे ने कुत्ते को देखा, फिर एक गाय को देखा, और नाउ ही शी कंपेयर एंड एनालिसिस हिज एक्सपीरियंस इवन इन देयर एब्सेंस, कि अब बच्चा उसके सामने काऊ भी ना हो, ना डॉग हो, ना बर्ड्स हो, ना स्पैरो हो, ना कोई भी ना हो, फिर भी बच्चा उस चीज को जो उसने देखा है तो उसको इमेजिन करके सोच के बच्चा ये बता देता है कि अच्छा, काऊ ऐसी होती है, डॉग इस तरह से होता है, डॉग भौंकता है, काऊ आराम से रहती है, वो इतना नहीं बोलती, ठीक है। जो कैट है वो म्याऊ करती है। तो अब एक बच्चा इन चीजों को देख लेता है, उनमें अंतर करना सीख जाता है, तो एक टाइम बाद अगर ये चीजें बच्चे के सामने ना भी हो, फिर भी बच्चा उनके बारे में बता देता है। बच्चे से पूछेंगे, अच्छा बताओ, कैट कैसे कहती है, तो बच्चा कहता है म्याऊं। डॉग कैसे करता है, तो भौ भौ करता है। तो इस तरह से क्या है कि बच्चा जब एब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं ना, तो वो चीजें ना भी हो तब भी बच्चा उसके बारे में बता देता है, ठीक है। ये वो चीजें बच्चे के माइंड में आ चुकी होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे का जो कंसेप्ट है धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो द एबिलिटी टू रिएक्ट तो रियल सिचुएशन इन द अब्सेंस ऑफ देम इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, की वास्तविक स्थितियों की अनुपस्थिति में भी उन पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता ही क्या है, अमूर्तन कहलाता है, ठीक है। लायन की बात करें, जंगल में होता है, लेकिन बच्चा जब धीरे धीरे देख लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, चाहे टीवी में चाहे सामने, तो घर में भी बच्चों से पूछोगे बताओ लायन कैसे करता है, तो बच्चा उसके बारे में बता देता है। तो इसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्शन, की रियल चीज आपके सामने नहीं है फिर भी आप उसके बारे में बता रहे हो, ठीक है। As a child grows, the process of abstraction plays an important role in the development of concept, कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अब मूर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवधारणाओं के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए, अब चाहे हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हम मुगल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम अशोक की बात कर रहे हैं, वो लोग तो हमारे सामने नहीं है ना, वो तो बहुत पहले की बात है, ठीक है। हम रिवर की बात करें, ओशन की बात करें, वो भी हमारे सामने नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है, इसी को हम क्या कहेंगे, एब्स्ट्रैक्शन है, कि चीजें हमारे सामने नहीं है फिर भी हमारा कंसेप्ट डेवलप हो चुका है, हम अब उनके बारे में हम आराम से बता दे रहे हैं कि होते क्या है। सो it is the it is this process of abstraction which helps us to form ideas of the future and for of object, की यह अगर प्रक्रिया की बात करें तो इसमें भविष्य की और दूर की वस्तुओं के बारे में विचार बनाने में हमें मदद मिलती है, ठीक है। कंसेप्ट लाइक फोर्स, एनर्जी, माइंड, ट्रूथ, ऑल आर एग्जांपल ऑफ abstract कंसेप्ट, कि चाहे हम बल की बात करें, ऊर्जा की बात करें, सत्य की बात करें, अलग अलग चीजें हैं, लेकिन हम इनके बारे में बता दे रहे हैं कि होते क्या है, ठीक है। एनर्जी क्या है, मन क्या है, सत्य क्या है, इन चीजों के बारे में बच्चा धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगता है, शेयर करने लगता है चीजें, सही क्या है, झूठ क्या है, ठीक है। धीरे धीरे जब बच्चा इस पे बात करेगा, दूसरों को देखेगा, तो बच्चों को एक्सपीरियंस होगा, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं बच्चा इनके बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। तो इससे कहते हैं कि बच्चे का जो कंसेप्ट है धीरे धीरे डेवलप हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की कि कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से बच्चों का कंसेप्ट डेवलप होता है। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्कूल्स में बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। बच्चों को मैथ्स पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, सोशल साइंस पढ़ाया जाता है। लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इस तरह से अलग अलग जो लैंग्वेजेस बच्चों को पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बच्चों को आर्ट्स पढ़ाया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती है।
जिस तरीके से मैथ्स पढ़ाई जाती है उस तरीके से सोशल साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती। जिस तरीके से लैंग्वेज पढ़ाई जाती है उस तरीके से साइंस नहीं पढ़ाई जा सकती। तो हम देखते हैं कि अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, सबको पढ़ाने का अपना-अपना तरीका होता है, अपने-अपने मेथड्स होते हैं, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। तो आज की इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ मेथड्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग विथ वेरियस डिसिप्लिन की। अलग-अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, अलग-अलग जो सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाने के अलग-अलग क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, रणनीतियाँ क्या होती है, ठीक है? तो देखिए स्ट्रेटेजीज को हिंदी में हम कहते हैं रणनीति। रणनीति मतलब हम देखते हैं कि पहले जब हमारे जो सैनिक युद्ध में जाते थे, तो युद्ध में जाने से पहले वो अपनी रणनीति बनाते थे, स्ट्रेटेजीज बनाते थे। तो किस तरह से लड़ाई करनी है, कितने सैनिकों को ले जाना है, कौन सैनिक कहाँ से लड़ेगा, किस तरह से हमें शत्रुओं को, दुश्मनों को हराना है, ठीक है? तो सेम यही अगर हम रणनीति बात करें, इसको हम टीचिंग में लाएँ, तो एक टीचर जो सब्जेक्ट उसको पढ़ाना होता है, क्लास में जाने से पहले अपनी रणनीति तैयार करता है कि बच्चों को क्या पढ़ाएगा, किस तरह से पढ़ाएगा, बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह से करेगा और बच्चों को टॉपिक पढ़ाते हुए किन-किन जो टीचिंग एड्स हैं, शिक्षण सामग्री है, उसका प्रयोग करेगा। और अ, टीचर ने बच्चों को क्या सिखाया कक्षा में, बच्चों ने कितना सीखा, इसका पता लगाने के लिए किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करेगा। तो इस तरीके से अगर हम टीचिंग स्ट्रेटेजीज की बात करते हैं, शिक्षण रणनीति की बात करते हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से उनका इवैल्यूएशन करना है, पढ़ाते हुए कौन-कौन सी सामग्रियों का, टीचिंग मटेरियल का यूज़ करना है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे ही हम रणनीति कहते हैं ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सके, समझाया जा सके। तो teaching strategies are known as the approaches and techniques used by teacher to deliver the course content for pupils। की शिक्षण रणनीतियों की अगर हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम सामग्री किस तरह से उनको पढ़ाना है, किस तरह से उन्हें सिखाना है, ठीक है? सिखाते समय किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है, किस तरह से बच्चों का इवैल्यूएशन करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। शिक्षण रणनीतियाँ पाठों के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि जो भी टॉपिक टीचर बच्चों को पढ़ाने वाला है तो उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं और उन ऑब्जेक्टिव को किस तरह से अचीव करना है, तो इसका मेन फोकस इन पर होता है। Teachers may use distinct teaching strategies according to the subject, class size and the level appropriacy of the learners। की अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर की कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, कौन सी क्लास है और बच्चों का क्या लेवल है, उसके हिसाब से जो अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज है तैयार करता है। द स्ट्रेटेजीज यूज फॉर चैप्टर्स में वरी फ्रॉम वन अनदर। कि अध्यायों के लिए उपयोग की जाने वाली जो रणनीति है अलग-अलग टॉपिक को लेकर, अलग-अलग सब्जेक्ट को लेकर अलग-अलग हो सकती है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि रणनीतियाँ क्या हैं, स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं। और अगर हम मेथड्स की बात करें तो देखिए स्ट्रैटेजीज़ कि आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कोई भी टॉपिक जो पढ़ाना है तो क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, आपको किस तरह से पढ़ाना है, कौन से मटेरियल यूज़ करने हैं, बच्चों का इवैल्यूएशन किस तरह से लेना है। लेकिन जब हम टीचिंग मेथड्स की बात करें, शिक्षण विधियों की बात करें, तो क्लास में जब आप अपना टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, तो क्लास में किन तरीकों से बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछने हैं या बच्चों को लेक्चर के थ्रू पढ़ाना है, ठीक है? क्लास में डिस्कशन करना है, डिबेट करना है, रोल प्ले करना है, तो पढ़ाने का क्या-क्या तरीका हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं टीचिंग मेथड्स। तो शिक्षण विधियाँ कक्षा में उपयोग किए जाने वाले सिद्धांत और प्रबंधन निर्देश हैं। Teaching methods are the principal and management instruction used in the classroom। शिक्षण विधियां कक्षा में पढ़ाए जाने वाले विषय, विद्यार्थियों की संख्या और उनके अधिगम की शैली के अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। तो एक क्लास में जब एक टीचर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने जाता है, ठीक है? तो जो भी टॉपिक कक्षा में पढ़ाता है, तो एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए अलग-अलग मेथड्स यूज़ कर सकता है। हो सकता है कि स्टार्टिंग टीचर करे, एक्सप्लेन करे, ठीक है? उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन आंसर पूछे।
या कोई भी चीज बतानी हो तो स्टोरी के थ्रू बच्चों को बताए, बच्चों को रोल प्ले के थ्रू बताए, क्लास में डिस्कशन करवाए, डिबेट करवाए। तो कोई भी टॉपिक जो टीचर बच्चों को पढ़ाने जाता है तो उसको पढ़ाने की अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये मेथड चेंज हो जाते हैं। ठीक है। In the classroom, the teacher can use a combination of different teaching methods to suit the needs of the learner। कि क्लास में लर्नर्स की नीड के हिसाब से, जो विद्यार्थी हैं उनकी जरूरत के हिसाब से टीचर अलग अलग टीचिंग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकता है। और आप चाहते हैं कि आप अपने चैप्टर को अच्छे से बच्चों को पढ़ाओ समझाओ, तो आप अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर का आप कर सकते हैं, डिस्कशन का आप कर सकते हैं, आप रोल प्ले का कर सकते हैं, स्टोरी प्ले का आप कर सकते हैं, ड्रामा, अलग अलग जो मेथड्स हैं आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि बच्चों को आप टॉपिक को अच्छे से समझा सकें, बता सकें। ठीक है। तो द यूज ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल टीचिंग मेथड्स लीड्स टू अचीविंग द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास। की प्रभावी और सफल शिक्षण विधियों के उपयोग से कक्षा में विद्यार्थियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त किया जा सकता है या प्राप्त हो सकता है। तो स्ट्रेटेजीज की पढ़ाने से पहले एक पूरी स्ट्रेटेजी बनानी, एक रणनीति बनानी कि कैसे पढ़ाना है, किन किन तरीकों से पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल करनी है। और अगर मेथड्स की बात करें तो क्लास में जाके किन किन तरीकों से पढ़ाना है। तो यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजीज और मेथड्स समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं, डिसिप्लिन हैं, उनको पढ़ाने की एक कॉमन क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं या रणनीतियां हो सकती हैं। तो पहले हम एक कॉमन बात करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टडीज एंड मेथड ऑफ टीचिंग वेरियस डिसिप्लिन, तो किन किन तरीकों से हम जब बच्चों को अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाएं तो हमें किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, तो देखिए जब हम बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं ना, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आप ही बोलते जाओ और बच्चों का काम सिर्फ सुनना रह जाए, आप करो और बच्चा सिर्फ आपको फॉलो करे, नहीं। आपको क्लास में बच्चों को भी पूरी अपॉर्चुनिटी देनी है सोचने की। टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, की आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, ताकि क्लास में जब आप बच्चों को पढ़ाओ तो बच्चा उस पर क्वेश्चन कर सके कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसा है, और उसके बारे में बच्चा जो सोच रहा है बच्चा अपनी राय भी दे सके। तो आप बच्चों को जब भी पढ़ाते हो तो क्लास में उनको ज्यादा से ज्यादा सोचने की अपॉर्चुनिटी दो, उनको प्रॉब्लम दो, ताकि बच्चा चीजों को सोचे, समझे, अपने क्वेश्चंस करे और आंसर देने की भी कोशिश करे। इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड एंड एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो सकती है। कि आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है, ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा इंक्वायरी करे, डिस्कवरी करे, आपस में डिस्कशन करे, एनालाइज करे, और इसके हिसाब से बच्चा अपनी नॉलेज को क्रिएट कर सके, चीजों को सर्च करे, खोजे, रिसर्च करे और एक कंक्लूजन तक पहुंचे। ठीक है। मेकिंग टीचिंग लर्निंग इंटरेक्टिव, की शिक्षण अधिगम को अंतः क्रियात्मक बनाना, इंटरेक्टिव बनाना है। मतलब क्लास में इस तरह की टीचिंग लर्निंग होनी चाहिए ताकि इंटरेक्टिव हो, टीचर बोले बच्चा सुने, बच्चा बोले टीचर सुने। तो मतलब वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होनी चाहिए, जहां पर जितनी टीचर की इन्वॉल्वमेंट हो उतनी ही क्लास में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो। इसके अलावा एनकरेजिंग स्टूडेंट टू आस्क क्वेश्चन इन द क्लास, की बच्चों को क्लास में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उनको एनकरेज करना है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, लेकिन बच्चों को सोचने का, क्रिटिकल थिंकिंग के ज्यादा से ज्यादा मौके दो। और ये कैसे हो सकता है? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, डिस्कवरी बेस्ड होनी चाहिए, क्लास में डिस्कशन होना चाहिए, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम दो और अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा उसको एनालाइज करे। ठीक है। क्लास में टीचिंग इंटरेक्टिव होनी चाहिए, ताकि बच्चा भी क्लास में जितनी टीचर्स का एंगेजमेंट हो उतनी ही बच्चों की हो, और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने के लिए उनको मोटिवेट करें, प्रोत्साहित करें। इसके अलावा टू प्रमोट जॉयफुल लर्निंग, की क्लास में जो टीचिंग लर्निंग होती है ना, उसको बोझिल नहीं बनाना है, बोरिंग नहीं बनाना है, बल्कि उसको जॉयफुल बनाना है, ताकि बच्चा खुशी खुशी चीजों को सीखे। जो भी क्लास में टीचिंग लर्निंग हो रही है बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। ठीक है। टू प्रमोट एक्सपेरियंशियल लर्निंग, की अनुभव जन्य जो अधिगम है उसको बढ़ावा देना।
क्लास में आप जब भी कोई टॉपिक या कोई भी चैप्टर आप पढ़ाने जाते हो तो सिर्फ ये नहीं कि आप क्लास में गए और बोलना स्टार्ट कर दिया, उससे रिलेटेड बच्चों को क्या एक्सपीरियंस है, क्या नॉलेज है, वो भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। अगर मान लो आप बच्चों को हिस्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बच्चों को मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ा रहे हो, तो उससे पहले बच्चा जो है आप बच्चों का एक्सपीरियंस पूछ सकते हो, क्योंकि बच्चा जो है अलग अलग जगह घूमने जाता है, हो सकता है लाल किला, कुतुब मीनार, इन अलग अलग जगहों पे बच्चा घूमने गया हो, उसने ताजमहल देखा हो, तो बच्चे का उससे रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है आप उसके बारे में पूछ सकते हो। ज्योग्राफी आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो बच्चे ने रिवर देखा है, बच्चे ने क्लाउड देखा है, बच्चा क्या विलेज लाइफ को जानता है, बच्चे ने क्या फॉरेस्ट देखा है, तो इस तरह से आप बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसमें क्या कर सकते हो कि उसमें इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। टू प्रमोट प्रैक्टिकल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देना, तो थ्योरी के साथ साथ जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उसको भी बढ़ावा देना, ताकि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। टीचिंग सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, की जो भी क्लास में आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हो तो कोशिश करो कि आप टेक्नोलॉजी की सहायता से ऑडियो, जो वीडियो है, स्मार्ट जो क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड है, तो इनकी सहायता से आप अपनी टीचिंग करवाओ, ठीक है, बच्चों को पढ़ाओ, समझाओ, और क्लास में जो भी टीचिंग लर्निंग हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हो, क्योंकि आज के टाइम की डिमांड है, ठीक है। तो कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाओ, जॉयफुल होना चाहिए, ठीक है, बच्चों का जो एक्सपीरियंस है उसको इंक्लूड करना चाहिए, प्रैक्टिकल एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, टेक्नोलॉजी की हेल्प से पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा टू प्रमोट आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, की एजुकेशन में आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स को भी क्या करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं आर्ट्स, चाहे हम लैंग्वेज की बात करें, साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, हर सब्जेक्ट में आर्ट्स कहीं ना कहीं इंटीग्रेट है, इंक्लूड है, और अलग अलग सब्जेक्ट को स्पोर्ट्स की सहायता से भी पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। टू एनकरेज स्टोरी एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, की बच्चों को स्टोरी के थ्रू या तो बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो खुद से खोजने की, डिस्कवर करने की, ठीक है, तो इस तरह की लर्निंग हो सकती है अलग अलग सब्जेक्ट में। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग क्विजिस, गेम्स एंड कंपटीशन टू जनरेट इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट, की आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है तो कोशिश करो कि उसमें आप क्विज दो बच्चों को, गेम्स खिलाओ, कंपटीशन, जैसे अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो ऐसे राइटिंग कंपटीशन हो सकता है, ठीक है, डिबेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग क्विजिज, गेम्स एंड कंपटीशन टू जनरेट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, की सब्जेक्ट में बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए इस तरह की जो एक्टिविटीज करवाई जा सकती है। इसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड क्लब शुड बी फॉर्म, की विषय आधारित क्लब, जैसे सोशल साइंस क्लब, हिंदी क्लब, इंग्लिश क्लब, मैथ्स क्लब, साइंस क्लब, इस तरह के क्लब स्कूल्स में, कॉलेज में बनाए जा सकते हैं, ताकि बच्चे का सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो, बच्चा अपने सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीख सके, जान सके, एक्टिविटीज कर सके। तो ये कुछ कॉमन तरीके हैं जिनसे हम अलग अलग जो भी डिसिप्लिन है, सब्जेक्ट है, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, कि अगर हम साइंस की बात करें, विज्ञान की बात करें, तो उसको पढ़ाने की क्या क्या रणनीतियां हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें इंक्वायरी मेथड हो सकता है, पूछताछ विधि। साइंस, ठीक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जो फैक्ट पे बेस्ड है, जो डिस्कवरी पे बेस्ड है, ठीक है, जो रिसर्च पे बेस्ड है। तो यहाँ पर बच्चों में इस तरह की हैबिट डेवलप की जाए कि कोई भी चीज, कोई भी कंसेप्ट बच्चों के सामने आता है तो बच्चा चीजों पे इंक्वायरी करे, पूछताछ करे, जांच करे, तभी एक रिजल्ट पर पहुंचे। इसके अलावा ह्यूरिस्टिक मेथड, तो ह्यूरिस्टिक मेथड देखिए, एक ट्रेडिशनल मेथड था बच्चों का, क्या है, रटना, कि बच्चा रोड करेगा, रट के सीखेगा। लेकिन जब ह्यूरिस्टिक मेथड की बात करते हैं तो एक तरह का क्या है, डिस्कवरी है, जहां पर बच्चों को अपॉर्चुनिटी दो कि बच्चा खुद से चीजों को सर्च करेगा, खुद से चीजों को खोजेगा, और अपनी नॉलेज को खुद से क्रिएट करेगा। प्रोजेक्ट मेथड, बच्चों को अलग अलग प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं, परियोजनाएं दी जा सकती हैं, जहां पर लर्निंग होगी बच्चे की, खुद की होगी, खुद की मेहनत होगी बच्चे के, ठीक है। ऑब्जर्वेशन मेथड, कि बच्चा अपने आसपास की चीजों को देखेगा, समझेगा, सीखेगा, ठीक है।
साइंटिफिक एग्जीबिशन, सॉरी साइंस एग्जीबिशन, तो बच्चों को अलग अलग जगह पे साइंस एग्जीबिशन, साइंस म्यूजियम में वहां पर ले जाया जा सकता है और सब्जेक्ट के बारे में अलग अलग जो अच्छी अच्छी नॉलेज है, अच्छी अच्छी चीजें हैं दिखाई जा सकती हैं, बताया जा सकता है। इसके अलावा लैब मेथड की, साइंस में बहुत सारी जो चीजें होती हैं प्रैक्टिकल होती हैं जिसको लैब में किया जाता है, तो लैब मेथड। इसके अलावा डेमोस्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, तो डेमोस्ट्रेशन में क्या होता है कि कोई भी चाहे हम मॉडल की बात करें, ठीक है, उसको भी डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। डेमोस्ट्रेशन प्रदर्शन के माध्यम से उसको बच्चों को बताया जा सकता है, उसके बारे में उसको दिखाया जा सकता है। अगर हमें ह्यूमन बॉडी के बारे में बताना है, बोन के बारे में बताना है, तो स्केलेटन की अगर हम बात करें तो उसको उसको भी डेमोस्ट्रेट करके उसके बारे में बताया जा सकता है, सिखाया जा सकता है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा हो सकती है किसी भी विषय पर। इसके अलावा इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, आगमनात्मक और निगमनात्मक। तो इंडक्टिव क्या होता है, तो इंडक्टिव का मतलब है कि बच्चों को कोई भी चीज पढ़ाई जाए तो पहले से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाए, ठीक है, फिर बच्चों को डेफिनेशन दी जाए, उसके बारे में बताया जाए। डिडक्टिव में पहले बच्चों को नियम बताया जाए, मतलब पहले बच्चों को रूल बताई जाए, उसके बाद बच्चों को उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाए। तो ये दो तरीके हो सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के, सिखाने के। इसके अलावा फील्ड ट्रिप, कि बच्चों को फील्ड ट्रिप करवाई जाए, क्विजिस, क्वेश्चन आंसर पूछे जाए, साइंस वर्कशॉप कराया जाए जहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, उनको मतलब अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें, चीज़ों को जाने, चीज़ों को सीखें। लेक्चर हो सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, के बच्चों के सामने प्रॉब्लम दे दी जाए और बच्चा उन प्रॉब्लम को खुद के एफर्ट से सॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस साइंस को पढ़ाने के अलग अलग मेथड्स या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं। और अगर हम अब बात करते हैं सोशल साइंस की, सोशल साइंस को किन किन तरीकों से पढ़ाया जा सकता है, तो देखिए सोशल साइंस को पढ़ाने के भी अलग अलग तरीके हैं। स्टोरी टेलिंग मेथड है, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, ठीक है, हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो उससे रिलेटेड स्टोरी हो सकती हैं। अलग अलग राजाओं के बारे में बताया जा सकता है, उनकी वीरता के बारे में, उनकी पॉलिसीज के बारे में कहानी के थ्रू बताया जा सकता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक, जहाँ पे बच्चे क्लास में एक दूसरे के सहयोग से, टीचर्स के सहयोग से मिलकर चीजों को सीखते हैं। प्रोजेक्ट मेथड की, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बच्चों को अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट दिए जा सकते हैं। एग्जीबिशन, बच्चों को सोशल साइंस जो है, म्यूजियम जो है, जैसे नेशनल म्यूजियम की हम बात करें तो इस तरह के जो म्यूजियम है, एग्जीबिशन है, वहाँ पे बच्चों को ले जाया जा सकता है, सब्जेक्ट के बारे में और अच्छी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। रोल प्ले मेथड, तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो अलग अलग जो महापुरुष हुए हैं, हमारे लीडर्स हुए हैं, बच्चों को उनका रोल प्ले करने के लिए भी दिया जा सकता है ताकि बच्चे उनके बारे में और अच्छे तरीके से जान सके, समझ सके। डेमोस्ट्रेशन मेथड, तो अलग अलग जो सोशल साइंस में, चाहे ज्योग्राफी की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो अलग अलग इन सब्जेक्ट्स रिलेटेड जो मॉडल्स हैं, तो मॉडल्स जो है क्लास में बच्चों के सामने उनको डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। जैसे मान लो वोल्केनो की अगर हम बात करें किस तरह से आता है, तो उसका एक मॉडल दिखाकर बच्चों को उसके बारे में बताया जा सकता है। फील्ड ट्रिप, क्षेत्रीय भ्रमण करवाया जा सकता है, फील्ड ट्रिप। और इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, क्विजिस हो सकते हैं, लर्निंग बाय डिस्कवरी की खोज द्वारा सीखना, इस तरह की बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाए। डिबेट, वाद विवाद हो सकता है। फोक टेल्स की, हमारी जो लोक कथाएं अलग अलग, चाहे राजाओं पर है, चाहे हमारी संस्कृति पर है, ठीक है, तो ये जो लोक कथाएं हैं इसको भी शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जैसे हम देखते हैं ना स्कूल्स में पंचायत बनाई जाती है, पार्लियामेंट बनाए जाते हैं, इलेक्शन किस तरह से होता है, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज है वो भी करवाई जा सकती है ताकि बच्चों को पंचायत के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, इलेक्शन के बारे में, इनके प्रोसेस के बारे में भी बताया जा सके। तो इन तरीके से सोशल साइंस पढ़ाया जा सकता है। और अगर हम बात करें मैथ्स की, कि मैथ्स किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, क्या रणनीतियां या विधियां हो सकती है, तो प्रोजेक्ट हो सकते हैं इसमें, एग्जीबिशन हो सकता है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव, जैसे मैंने बताया, इंडक्टिव में पहले ही आपको एग्जाम्पल फिर रूल बताया जाता है। जैसे अगर बच्चों को हम मैथ की बता बता रहे हैं तो पहले बच्चों को बताओ कि जैसे 2 + 2 4 होता है, और 2 को इंटू 2 से करें तो 4 होता है, इंटू 3 से करें तो 6 होता है। तो पहले बच्चों को एग्जाम्पल दो, बाद में बताओ कि जहाँ पे प्लस होता है वहाँ पे वो एडिशन होता है, ठीक है, जहाँ पे माइनस होता है, जहाँ पे इंटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से फिर बच्चों को रूल के बारे में बताया जाए, ठीक है।
क्विज़िस हो सकते हैं, वर्कशॉप हो सकती है, मैथ्स रिलेटेड पजल्स एंड गेम्स हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के बच्चों को प्रॉब्लम दी जाए, अलग-अलग क्वेश्चन के रूप में बच्चा उसको सॉल्व करेगा खुद के एफर्ट से, ठीक है? तो इस तरह से मेथड्स को पढ़ाने की स्ट्रेटेजीज़ एंड मैथ्स को पढ़ाने की स्ट्रेटेजीज़ एंड मेथड्स हो सकते हैं। पैटर्न सर्च की अलग-अलग जो शेप्स होते हैं, ठीक है? तो बच्चा उसको सर्च करेगा कि ट्रायंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, ठीक है? रेक्टेंगल क्या होता है? तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। और अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें कि किस तरह से लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है बच्चों को, तो लैंग्वेजेस में क्या-क्या हो सकता है? डिबेट एंड डिस्कशन हो सकता है, क्विज़िज़ एंड राइटिंग कॉम्पिटिशन जैसे हम एसे राइटिंग की बात करते हैं, रोल प्लेइंग हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकता है, ठीक है? लैंग्वेजेस में ऑब्जर्वेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ पिक्चर कि बच्चा पिक्चर्स को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ठीक है? फिर अपनी बातों को उसके बारे में क्या सोच रहा है, समझ रहा है, उसको बताएगा। रिव्यू ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स की बच्चा अलग-अलग बुक्स को पढ़ेगा, उसको रिव्यू करेगा कि बुक्स में लिखा क्या गया है, बताया क्या गया, तो बुक को रिव्यू करेगा, अलग-अलग आर्टिकल्स को रिव्यू करेगा और उसको बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड वर्कशॉप हो सकती है, एप्रिसिएशन ऑफ लैंग्वेज की लैंग्वेज वर्क की बच्चों का लैंग्वेज वर्क की बच्चों की जो कविताएँ हैं, जो कहानियाँ हैं, बच्चा बोल के सुना रहा है, लिख कर सुना रहा है, तो उसके लैंग्वेज वर्क को भी एप्रिशिएट किया जा सकता है। स्टोरी राइटिंग एंड डायरी राइटिंग के लिए बच्चों को मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। इसके अलावा ऑटोबायोग्राफी आत्मकथाएं लिखने के लिए, पढ़ने के लिए भी बच्चों को मोटिवेट किया जा सकता है। और स्कूल एंड क्लास जो मैगजीन होती है उसमें भी बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जा सकती है कि बच्चा अपनी जो क्रिएशन है, अपनी रचना है, इसमें दे, ठीक है? तो इस तरह से हमने सीखा, हमने जाना कि अलग-अलग जो डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है उनको पढ़ाने की क्या-क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। स्कूल में जब भी हम कोई एक सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस सब्जेक्ट को समझाने के लिए, बताने के लिए और बाकी की जो सब्जेक्ट हैं उनकी भी हेल्प लेनी पड़ती है। तो क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम एक सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दूसरे सब्जेक्ट की हेल्प कैसे ले सकते हैं? क्या ये ज़रूरी है? तो देखिए एग्ज़ाम्पल के लिए जब हम बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं, सोशल स्टडी पढ़ाते हैं तो उसमें जब हम बच्चों को हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं मान लो, ठीक है? तो हिस्ट्री में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? हिस्ट्री में डेट्स आती हैं, ठीक है? जैसे हम बात करते हैं ना कि मौर्य एम्पायर की बात करें, वैदिक काल की बात करें तो उसका टाइम पीरियड बीसीई आता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है? और उसके बाद हम बात करते हैं जीरो के बाद का जो टाइम आता है, जैसे हम गुप्त एम्पायर की बात करते हैं, हम मुगल एम्पायर की बात करते हैं, तो इसमें क्या लगता है? इसमें लगता है एडी लगता है आफ्टर डिकेड, ठीक है? तो बीसीई क्या है, एडी क्या है, इसका किस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है, तो यहाँ पे मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हिस्ट्री में भी आप देखोगे कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, चाहे हम उस टाइम के औजारों की बात करते हैं, चाहे ह्यूमन की जो बोन मिले हैं, हड्डियाँ मिली हैं, उसकी बात करते हैं, चाहे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि पहले कैसा था, होमोनाइड, होमोनिड, ठीक है, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस करके इस तरह का जो डेवलपमेंट था, तो ये चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए हमें साइंस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हिस्ट्री, ठीक है, सोशल साइंस में जो हिस्ट्री की बात करें, उसको भी जानने के लिए, समझने के लिए मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें साइंस की ज़रूरत पड़ती है और लैंग्वेज, बिना लैंग्वेज को तो आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जान ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। तो एक डिसिप्लिन को जानने के लिए, एक नॉलेज के, एक ज्ञान के एक क्षेत्र को जानने के लिए दूसरा जो एरिया है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। उसकी हेल्प से हमें बताया जा रहा है। सोशल साइंस की बात करें तो उसको समझने के लिए मैथ से हेल्प लेनी पड़ रही है, लैंग्वेज से हेल्प लेनी पड़ रही है, साइंस से हेल्प लेनी पड़ रही है। तो यहाँ पे फिर टॉपिक क्या आ जाता है, तो इसी से रिलेटेड तो हम पढ़ ही रहे हैं कि इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द डिसिप्लिन, की अलग-अलग जो डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है? उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है और एक ही डिसिप्लिन में जो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, कि एक डिसिप्लिन में जो अलग-अलग सब्जेक्ट है, उनमें आपस में क्या संबंध है और जो अलग-अलग डिसिप्लिन्स हैं, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले
अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल में जो अलग अलग सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, डिसिप्लिन की अगर हम बात करें, तो एक डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए दूसरों की तो हेल्प लेनी पड़ती है। बिना दूसरे की हेल्प के हम कोई एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। सोशल स्टडीज पढ़ानी है तो उसके लिए मैथ्स और साइंस की हेल्प लेनी पड़ेगी, लैंग्वेज की हेल्प लेनी पड़ेगी। बिना इनकी हेल्प के आप सोशल साइंस को भी, सोशल स्टडीज को भी सही तरीके से बच्चों को नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। ठीक है, इसलिए द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बिकम इफेक्टिव ओनली व्हेन डिफरेंट डिसिप्लिन्स आर टॉट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को तभी प्रभावशाली बनाया जा सकता है कि जब एक डिसिप्लिन को बाकी डिसिप्लिन की हेल्प से पढ़ाया जाए, समझाया जाए। आप हिस्ट्री को बिना मैथ्स की हेल्प से नहीं पढ़ा सकते। हिस्ट्री की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, बिना साइंस की मदद से आप उनके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि साइंस क्या करता है, हर चीज के पीछे का एक फैक्ट ढूंढता है, एक लॉजिक ढूंढता है कि ये चीज है तो क्यों है। ठीक है, ह्यूमन अगर जो है चिंपैंजी की बात करते हैं, वहां से जब धीरे धीरे वो एक इंसान का रूप लिया, तो किस तरह से लिया, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ था, इसके पीछे का जो एक लॉजिक है, एक प्रोसेस है, वो साइंस बताता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक डिसिप्लिन, उसको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए दूसरों की हेल्प लेनी पड़ती ही पड़ती है। बिना दूसरे की हेल्प से आप अपने सब्जेक्ट को सही तरीके से नहीं बता सकते, नहीं समझा सकते। ठीक है, सो टू टीच एनी सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज एज वेल एज लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर। कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं ना, आप सोशल स्टडीज के टीचर हैं, ठीक है, तो आप सोशल स्टडीज तभी आप अच्छे से पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं कि जब आपको मैथ्स की बेसिक नॉलेज हो, आपको साइंस की बेसिक नॉलेज हो, आपको लैंग्वेज की नॉलेज हो। ठीक है, तभी आप बच्चों को सही से अपने सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए अनुशासनों में और अनुशासन के बीच जो ये अंतर संबंध है, इंटर रिलेशनशिप है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन की हेल्प कर रहा है, दूसरे की डिसिप्लिन की हेल्प से हम बच्चों को चीजों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। सोशल साइंस हम बच्चों को बता रहे हैं, तो ये भी कि सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए साइंस की कैसे हेल्प ले रहे हैं, कैसे मैथ्स की हेल्प ले रहे हैं, कैसे लैंग्वेज की हेल्प ले रहे हैं। तो ये चीज हमें पता होना जरूरी है, तभी तो आपको ये बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस की, सोशल साइंस के जो अलग अलग डिसिप्लिन है, इनका आपस में कैसे संबंध है। सोशल साइंस में हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी भी पढ़ते हैं। तो देखिए, एक सिंपल से एग्जांपल से आप जान सकते हैं। मान लो हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में हम वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वैदिक काल जिसको हम कहते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की अगर बात करेंगे, तो हिस्ट्री, वैदिक काल का टाइम पीरियड कब था, कितनी पुराना टाइम था। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वैदिक काल जो है, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री जो है, ठीक है, एंशियंट पीरियड में जो वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री। ठीक है, प्लस पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, तो उस टाइम का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या था, शासन कौन करता था, राजा या राजन जिसको हम कहते थे। ठीक है, लोग उसको चुनते थे। तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी हमें उस टाइम का पता चलता है। जब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उस टाइम सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं हम जानते, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था क्या था, वो भी हमें पता चलता है। साथ के साथ ज्योग्राफी, लोकेशन किस तरह की थी वहां पे। ठीक है, हम कहते हैं ना कि पुराने टाइम में जो भी नगर, जो भी जगह बसी, नदी के किनारे बसी अक्सर, क्योंकि वहां पे उपजाऊ जमीन होती थी, खेती बाड़ी आराम से होती थी। फिर इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम क्या था वहां का उस टाइम का, जिससे हमें पता है कि खेतों से जो फसलें होती थी वही या तो हम जानवरों की बात करते हैं, जानवरों को पालते थे। ठीक है, तो वो सोर्स ऑफ इनकम था। फिर सोशोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशोलॉजी उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर क्या था, वर्ण सिस्टम जो हम बात करते हैं। तो इस तरह से हम जब बात करें सोशल साइंस में, हम एक डिसिप्लिन की बात करते हैं सोशल साइंस की, तो इसमें अलग अलग जो सब्जेक्ट है, किस तरह से सभी सब्जेक्ट को मिलाकर हम कोई भी इंफॉर्मेशन बच्चों को पहुंचाते हैं और एक बच्चों को एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है। हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, तो हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस भी इंक्लूड हो रही है, इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, सोशोलॉजी भी है, सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हो रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अदर डिसिप्लिन, अदर सब्जेक्ट। ठीक है, social science comprises the discipline of history, political science, economics, geography, sociology। social science की बात करें तो इसमें सारे के सारे डिसिप्लिन आ रहे हैं, और इन सभी, कोई भी हम टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सभी की हेल्प से हम बच्चों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, to teach social science, a teacher needs to understand the linkage among the
डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस की, जब भी हम सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को सामाजिक विज्ञान के जो बाकी इसके अंदर जो विषय हैं उनके बीच संबंधों को समझने की आवश्यकता है। कि एक आप मान लो कि आपने मास्टर जो की है हिस्ट्री से की है, पॉलिटिकल साइंस से की है, ठीक है, आप हिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस में एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिक्स में है, लेकिन जब आपको सोशल साइंस मिलती है पढ़ाने के लिए 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक, तो आपके सामने प्रॉब्लम होती है, यार मुझे हिस्ट्री की टीचर हूँ लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना है, मुझे पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट मुझे क्यों पढ़ाना है? क्योंकि देखिए जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं ना, तो इसमें ये बाकी के सारे जो सब्जेक्ट है इसमें जुड़ जाते हैं। तो जब आपको इन सभी की नॉलेज होगी तभी आपको ये एक इंफॉर्मेशन जो है बच्चों को अच्छे से बता सकते हो, बच्चों को अच्छे से समझा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको वैदिक काल का एग्जाम्पल दिया था कि जब हम किसी विशेष समय का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या, उनकी कंडीशन थी, ठीक है, सोशोलॉजिक भी हम बात करते हैं, उनकी सामाजिक भौगोलिक विविधताएं, तो यहाँ पे ज्योग्राफी आ गई, समुदाय के भीतर शासन प्रणाली तो पॉलिटिकल साइंस आ गया, उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी थी, उनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या था। तो यहाँ पे सारे के सारे जो हमें सब्जेक्ट है सोशल साइंस में, सारी की सारी जो चीजें हैं उनकी हेल्प से हम किसी टाइम पीरियड के बारे में बच्चों को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये तो अभी तक हमने जाना कि सोशल साइंस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनमें आपस में क्या रिलेशनशिप है। अब सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, सोशल साइंस का साइंस से क्या रिलेशनशिप है, लैंग्वेज से क्या है, मैथ से क्या है। तो देखिए स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि सोशल साइंस में भी जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो बिना मैथ्स के हम चीजें कैलकुलेशन कर ही नहीं सकते। तो कैलकुलेशन करने के लिए टाइम पीरियड की बात करें तो मैथ्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सोशल साइंस में भी जो चीजें हुई, जो इंसिडेंट हुए, जो डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, किस तरह से हुआ, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि चिंपैंजी से जब धीरे धीरे जो चेंज हुआ, बॉडी में चेंज आया और धीरे धीरे जो इंसान बना, मानव बना, तो उसके पीछे का क्या फैक्ट था, क्या उसके पीछे का प्रोसेस था। तो इसका आंसर कौन दे रहा है? साइंस दे रहा है। और सोशल साइंस बिना लैंग्वेज के तो ना सोशल साइंस पढ़ाया जा सकता है, ना साइंस पढ़ाया जा सकता है, ना मैथ्स पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से सोशल साइंस का बाकी की जो डिसिप्लिन है, ठीक है, उनके साथ इस तरह से रिलेशनशिप है, ठीक है। To teach the disciplines of social science, teacher need to understand the relevant concept of science and mathematics। कि सामाजिक विज्ञान के विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विज्ञान और जो गणित है, ठीक है, उसकी प्रासंगिक अवधारणा को समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए मैथ्स की जरूरत पड़ती है, साइंस की जरूरत पड़ती है। इसके लिए एग्जाम्पल भी दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल टू टीच इकोनॉमिक्स, टीचर नीड्स टू अंडरस्टैंड कैलकुलेशन, इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशन होती है, यूज ऑफ वेरियस फिगर्स, ग्राफ्स, यूज ऑफ स्टैटिक्स फॉर डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। की इकोनॉमिक्स के साथ कहीं ना कहीं मैथ्स जुड़ी होती है, ठीक है। लैंग्वेज प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग वेरियड डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस। की बिना लैंग्वेज के आप सोशल साइंस हम पढ़ ही नहीं सकते, जान ही नहीं सकते। आपको लैंग्वेज की नॉलेज नहीं होगी तो आप सोशल साइंस, साइंस, मैथ ये सब कैसे पढ़ेंगे आप, ठीक है। सो द डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस आर इंटर विथ each other and also related with other discipline like science, mathematics, language, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गई कि जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो उसमें आपस में जो सब्जेक्ट है उनमें क्या रिलेशनशिप है, और सोशल साइंस का, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशनशिप है, किस तरह का संबंध है। अब हम बात करें, अगर लैंग्वेज की बात करें, इंटर रिलेशनशिप ऑफ लैंग्वेज विद अदर सब्जेक्ट, तो लैंग्वेज भी, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, बिना लैंग्वेज के आप किसी सब्जेक्ट के बारे में जान ही नहीं सकते। हर सब्जेक्ट के साथ लैंग्वेज जुड़ी हुई है, ठीक है। तो बिना लैंग्वेज के आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान सकते, इसलिए लैंग्वेज का तो सभी सब्जेक्ट के साथ संबंध है। चाहे हिस्ट्री की बात करें, इकोनॉमिक्स, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, बिना लैंग्वेज के आप किसी सब्जेक्ट के बारे में नहीं जान सकते, ना ही समझ सकते हैं, ठीक है। नो टीचर कैन टीच एनी सब्जेक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। भाषा सीखने की आवश्यकता केवल उस भाषा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक भाषा को आप सीखते हैं तो बाकी जो अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनको भी सीखना आपके लिए आसान हो जाता है। सो लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट डिसिप्लिन टू डिसिप्लिन। कि अनुशासन को अनुशासन से जोड़ने के लिए भाषा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।
और अगर हम बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, भौतिक और गणित दोनों के बीच में क्या संबंध है, ठीक है। तो देखिए, टीचर एंड स्टूडेंट ऑफन कंसीडर दैट द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज डिफिकल्ट, की स्टूडेंट मानते हैं कि फिजिक्स की नॉलेज डिफिकल्ट है, लेकिन मैथ की हेल्प से जब फिजिक्स बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो उसको थोड़ा सा इजी बन जाता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो मैथ्स की हेल्प से फिजिक्स को अच्छी तरीके से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। विदाउट मैथमेटिक्स नो फिजिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम इन फिजिक्स कैन बी सॉल्व, के बिना मैथमेटिक्स की जो फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान है, उससे संबंधित जो समस्याएं, इसको हल नहीं किया जा सकता, ठीक है। टू मेजर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस and to show relationship between different function and properties in physics, knowledge of arithmetics, algebra and advanced mathematics can be used, कि फिजिक्स को अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए मैथ्स को समझना जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। All the formulas principle of mathematics are to a great extent used in physics, की गणित के जो सभी सूत्र हैं, सिद्धांत है, काफी हद तक इसको फिजिक्स में यूज किया जाता है। और गणित का संबंध न केवल भौतिक विज्ञान से है, इसका संबंध न केवल हम बात करें कि फिजिक्स से है, इसका संबंध साइंस से है, ठीक है। इसका संबंध हम बात करते हैं सोशल साइंस से है, तो सभी से मैथ का जो रिलेशनशिप है, केवल एक से नहीं, बाकी सभी सब्जेक्ट से मैथ्स का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे हमें ये चीजें समझ में आ रही है कि एक सब्जेक्ट को, एक डिसिप्लिन को पढ़ाने के लिए दूसरों की हेल्प लेना ही जरूरी है। बिना एक दूसरे की हेल्प से हम कोई भी सब्जेक्ट ठीक से बच्चों को इजी वे में ना पढ़ा सकते हैं, ना बता सकते हैं, ठीक है। बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इनमें क्या रिलेशनशिप है, साइंस में ही दोनों आते हैं, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अगर हम बात करें लाइक द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स की, जिस तरह से फिजिक्स और मैथमेटिक्स में रिलेशन है, द डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी आता है, आर क्लोजली रिलेटेड टू विथ केमिस्ट्री, की जो बायोलॉजिकल साइंस है, इसका संबंध किससे, केमिस्ट्री से है, ठीक है। द नॉलेज बेस ऑफ बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, तो बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर एक जो नया डिसिप्लिन बना है, क्या बना है, बायो केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज अ लैब बेस्ड साइंस, की जो अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री, बात करते हैं लैब बेस्ड साइंस है, ठीक है। विच ब्रिंग्स टुगेदर द डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, की यह एक प्रयोगशाला आधारित विज्ञान अनुशासन है, जो जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान दोनों ही विषयों को एक साथ लाता है, ठीक है। बायोकेमिस्ट रासायनिक ज्ञान और तकनीकों का उपयोग करके जो जैविक समस्या है, ठीक है, उसके बारे में हम समझते हैं, और किस तरह से उनका सॉल्यूशन करना है उसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। सो द बायोकेमिस्ट्री अंडरस्टैंड एंड सोल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम यूजिंग केमिकल नॉलेज एंड टेक्निक्स। तो कंक्लूजन यहाँ पे हमें क्या एक तरह से निकला, तो यहाँ पे समझ में आपको आ गया होगा कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, मैथ्स की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, आपस में इन सब का एक इंटर रिलेशनशिप है। आपस में एक दूसरे की हेल्प से बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, बच्चों को समझाए जाते हैं। सो from the above discussion, you might have understood that no discipline is independent. Rather, there is a very close relationship within and among the discipline, की जो भी अलग अलग अनुशासन है उसके अंदर और उसका बाकी अनुशासन से, बाकी विषयों से एक घनिष्ठ संबंध है। So hence it is important for the teacher to understand the basics of the discipline and linkage of knowledge across the discipline, की इसलिए शिक्षक के लिए जरूरी है, ठीक है, कि जो अलग अलग विषयों की जो मूल बातें हैं और सभी विषयों की जो ज्ञान है, ठीक है, आपस में जोड़कर उसको समझें, उसको समझाएं, ताकि बच्चों को अपने टॉपिक को अच्छे से समझा सके, बच्चों को अच्छे से बता सके। तो यहाँ पे आपको ये भी धीरे धीरे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ हम जोड़कर पढ़ा सकते हैं, और पढ़ा सकते क्या है, पढ़ाते ही है, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं या अपने स्कूल टाइम को याद करते हैं, तो स्कूल एक ऐसा स्टेज था, एक ऐसा मंच था जिसने हमारे जीवन का फाउंडेशन, आधार तैयार किया। स्कूल ही एक ऐसी जगह थी जहां पर
जाकर हमें अपने सोसाइटी के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में और अदर जो कंट्रीज हैं उनके बारे में, अपने पास्ट के बारे में, किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, हमें इस सारी चीजें स्कूल में जाकर ही पता चली। हमने सही से बोलना सीखा, सही से लिखना सीखा, दूसरों की बातों को समझना सीखा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें कहाँ पता चली? स्कूल में पता चली। स्कूल में हमने अलग अलग सब्जेक्ट जो पढ़े उसके माध्यम से हमें पता चली। तो आज के इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट में हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की, विद्यालय विषयों का गठन। तो विद्यालय विषयों का गठन या फॉर्मेशन इसलिए तो किया जाता है ताकि बच्चों का बेस तैयार किया जा सके, बच्चों को सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके, बच्चों को सोशली अवेयर किया जा सके, अपने सोसाइटी के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बच्चों को बताई जा सके। तो इसलिए तो स्कूल सब्जेक्ट का एक फॉर्मेशन किया जाता है, गठन किया जाता है। और इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम और जो जिन पॉइंट्स पर बात करेंगे, स्कोलेस्टिक एंड पेडागोजिकल कंसिडरेशन, मतलब क्या है? अगर हम स्कोलेस्टिक की बात करते हैं, शैक्षिक विचार की बात करते हैं, तो मतलब बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाए, उनमें क्या क्या पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये तो हम पढ़ेंगे स्कोलेस्टिक कंसिडरेशन में। और पेडागोजिकल कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ठीक है, और इसके अलावा नीड ऑफ रिफ्रेमिंग स्कूल सब्जेक्ट की आज के टाइम के हिसाब से और फ्यूचर के हिसाब से जो स्कूल सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, उनको रिफ्रेम करने की भी जरूरत है। तो क्या जरूरत है, तो इन पॉइंट्स पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की बात करते हैं, विद्यालय विषयों के गठन की बात करते हैं, द करंट प्रैक्टिसेस इन स्कूल एंड टीचर एजुकेशन हैव चेंज अ लॉट। कि आज के टाइम में अगर हम बात करें, चाहे विद्यालय की बात करें, चाहे हम टीचर एजुकेशन की बात करें, उसमें काफी बदलाव हमें देखने के लिए मिलता है। प्रिपेयरिंग फ्यूचर टीचर इज अ चैलेंजिंग टास्क। की भावी शिक्षक तैयार करना, फ्यूचर के लिए टीचर तैयार करना, जैसे आप सब हैं फ्यूचर टीचर हैं, तो आप सबको फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये भी बहुत चैलेंजिंग टास्क है। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर अ टीचर टू हैव कंप्लीट नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट एंड पेडागोजी। कि एक अच्छे टीचर के लिए एक जरूरी है, ये बात बहुत जरूरी है कि उसको अपने पेडागोजी की, आप उसका जो सब्जेक्ट है, मान लो हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात कर रहे हैं, इंग्लिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक तो अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो, दूसरा उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएगा, बच्चों को कैसे समझाएगा, इसकी नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है। These subject provide student with knowledge of social, political, economic, etc. ठीक है, अलग अलग एरिया की जो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले जो सब्जेक्ट है ना, उससे बच्चों को अपने सोसाइटी के बारे में पता चलता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में पता चलता है, इकोनॉमिक्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, अगर हम बात करें बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पता चलता है, जो उनकी लाइफ में काम आता है। इट डेवलप्स बेसिक स्किल्स सच एज रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। की यह पढ़ने लिखने और अंक गणित के रूप में बुनियादी कौशल का बच्चों में विकास करते हैं, और यही चीजें हमें अपनी सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए जरूरी है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, नेशन एंड द वर्ल्ड। कि इन स्कूल जो सब्जेक्ट है, इन्हीं के तो माध्यम से हमें अपने सोसाइटी के बारे में पता चलता है, कंट्री के बारे में पता चलता है, इस दुनिया के बारे में पता चलता है। दिस सब्जेक्ट गाइड द स्टूडेंट इन बिकमिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। कि यह जो विषय है विद्यार्थियों को एक जिम्मेदार नागरिक बनने में उनका मार्गदर्शन करते हैं, कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। यह विषय विद्यार्थियों को जीवन कौशल सिखाते हैं। कि जो सब्जेक्ट है हमें लाइफ स्किल के बारे में बताते हैं, हमें कैसे रहना है, कैसे जीना है, दूसरों से कैसे बात करनी है, कैसे सरवाइव करना है, कैसे अपनी सोसाइटी में सबको साथ लेकर हम चल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दीज सब्जेक्ट स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर। की इन विषयों के माध्यम से तो बच्चे अलग अलग सब्जेक्ट को पहले टीचर उनको पढ़ाता है, सिखाता है, फिर बच्चे खुद से चीजों को पढ़ते हैं, सोचते हैं, उसके बारे में लिखते हैं, अपनी बात दूसरों को बताते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सब्जेक्ट स्टूडेंट बिकम इंडिपेंडेंट थिंकर्स। के इन सब्जेक्ट की मदद से ही बच्चे क्या करते हैं? इंडिपेंडेंट थिंकर, स्वतंत्र चिंतक बनते हैं।
दिस सब्जेक्ट है द स्टूडेंट इन देयर ऑल राउंड डेवलपमेंट की। इन्हीं सब्जेक्ट के, चाहे हम मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें, ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट के माध्यम से ही तो बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है। देयरफॉर इट इज नेसेसरी टू फॉर्म दिस सब्जेक्ट एट द स्कूल लेवल। इसीलिए इन सभी जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, ठीक है, चाहे हम क्लास में पढ़ाई जाने वाले अलग सब्जेक्ट की बात करें, चाहे हम को करिकुलर एक्टिविटीज की बात करें जिसमें हम म्यूजिक की बात करें, डांस की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, थिएटर की बात करें, तो ये सारी की सारी चीजें जरूरी हैं ताकि बच्चों का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो सके, उनके जो हुनर है, टैलेंट है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, उनको सोसाइटी के लिए तैयार किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट के विषय, विद्यालय विषयों का गठन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्कोलेस्टिक एंड पेडागोजिकल कंसिडरेशन की, शैक्षिक और शिक्षा शास्त्रीय विचार की जो स्कूल सब्जेक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पर दो तरह के विचारों की बात की जा रही है। पहला स्कोलेस्टिक, स्कोलेस्टिक शैक्षिक मतलब बच्चों को क्या पढ़ाना है, और पेडागोजिकल मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है। ठीक है, स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में आप सबने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, ठीक है, लेकिन जब आप बीएड में आ रहे हैं, डीएलएड में आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको चीजें बताई जा रही है कि उन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाना है। तो स्कोलेस्टिक मतलब कि क्या पढ़ाया जाए, और पेडागोजिकल मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो सबसे पहले अगर हम स्कोलेस्टिक कंसिडरेशन की बात करें तो द फॉलोइंग आइडियाज में बी इंक्लूडेड इन दिस, कि इसमें निम्नलिखित विचारों को शामिल किया जा सकता है। तो कौन कौन से विचारों को शामिल किया जा सकता है? वो शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड एज, कि बच्चों के स्तर और उम्र के हिसाब से उनको क्या पढ़ाया जाए। मान लो कोई बच्चा प्राइमरी का है तो उसको क्या क्या पढ़ाया जाए, कौन कौन से कंटेंट उसके करिकुलम में, सिलेबस में शामिल किए जाए। कोई बच्चा 6 से लेकर 8 क्लास का है तो उसको क्या पढ़ाया जाए, 9th 10th को क्या पढ़ाया जाए, 11th 12th को क्या क्या पढ़ाया जाए, कौन कौन सी एक्टिविटीज होनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि वो शुड बी टॉट टू चिल्ड्रन, कि बच्चों को उनके उम्र के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से क्या पढ़ाया जाए, क्या समझाया जाए। विच सब्जेक्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द करिकुलम अकॉर्डिंग टू सोशल नीड, कि जो हमारी सोसाइटी है उसकी नीड के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से जो पाठचर्या है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट डाले जाए। अगर मान लो हम प्ले स्कूल की बात करें या प्री स्कूल की बात करें तो उन छोटे छोटे बच्चों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है, 6 से लेकर 10th तक, 11th 12th तक किस स्तर पे कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए। विच सब्जेक्ट शुड बी टॉट टू द स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय पढ़ाए जाए। तो स्कॉलस्टिक कंसिडरेशन में ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा विच लैंग्वेज शुड बी टॉट एट विच लेवल, की किस स्तर पर कौन सी भाषा सिखाई जाए। प्राइमरी लेवल पे कौन कौन सी भाषा सिखाई जाए, सेकेंडरी पे कौन सिखाई जाए, सीनियर सेकेंडरी पे कौन कौन सी भाषा सिखाई जाए। देयर शुड बी डायलॉग अमंग एजुकेशनिस्ट टू डेवलप स्कूल करिकुलम, कि जब भी स्कूल करिकुलम को बनाया जाता है तो अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट हैं, स्कूल टीचर हैं, उनके बीच में एक संवाद होना चाहिए, एक डायलॉग होना चाहिए, ताकि एक अच्छा करिकुलम डेवलप किया जा सके। हाउ टू मेक द करिकुलम बैलेंस, की पाठ्यक्रम को संतुलित कैसे बनाया जाए, उसके लिए उनमें कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं डाले जाए। तो अलग अलग सब्जेक्ट जो है अलग अलग क्लास के हिसाब से जब तैयार किए जाएं, ठीक है, तो कितने चैप्टर्स होने चाहिए, क्या क्या चीजें हैं जो बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी क्लास में किसी एक सब्जेक्ट का कंटेंट ज्यादा हो गया तो दूसरे का कम हो गया, तो नहीं। तो यहाँ पर एक बैलेंस करिकुलम जरूरी है। ठीक है, फिर अगर हम पेडागोजिकल की बात करें, शिक्षा शास्त्री मतलब बच्चों को कैसे पढ़ाना है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। हाउ टू टीच चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर लेवल एंड एज, कि बच्चों को उनके स्तर और उम्र के हिसाब से कैसे पढ़ाया जाए। इन वोट वे शुड बी डिफरेंट सब्जेक्ट बी टॉट, कि विभिन्न विषयों को किन किन तरीकों से पढ़ाया जाए, कौन कौन से जो टीचिंग मेथड्स हैं, किस स्तर पर कौन कौन से मेथड यूज किया जाए। जैसे हम छोटी क्लासेस में कहते हैं तो एक्टिविटी है, प्ले वे है, ठीक है, उनके तरीके से। लेकिन जब हम बड़ी क्लासेस की बात करते हैं तो डिस्कशन है, डिबेट है, लेक्चर है, उसका हम यूज करते हैं, क्वेश्चन आंसर का यूज करते हैं। तो किस लेवल पे बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए। विच एक्टिविटीज शुड बी कंडक्टेड एट विच लेवल, के किस स्तर पर कौन कौन सी बच्चों को गतिविधियां कराई जाए। हाउ शुड एक्टिविटीज बी सेलेक्टेड, की गतिविधियों का चयन किस प्रकार से किया जाए। हाउ टू असेस चिल्ड्रंस नॉलेज, कि बच्चों का जो ज्ञान है उसका इवेल्युएशन, असेसमेंट किस तरह से किया जाए। उनको ऑब्जर्व करके किया जाए, उनको एक्टिविटीज करा के किया जाए, रिटर्न में किया जाए, ओरल में किया जाए, तो किस तरीके से किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पेडागोजिकल
और स्कोलेस्टिक कंसिडरेशन या विचार आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं नीड ऑफ रीफ्रेमिंग स्कूल सब्जेक्ट। तो देखिए, हमारी सोसाइटी बदल रही है, सोसाइटी की नीड बदल रही है, इस टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। तो जो हमारी सोसाइटी में जब इस तरह से चेंज आ रहा है, तो जरूरी है कि स्कूल सब्जेक्ट है उसको भी रिफ्रेम करने की जरूरत है, उसका भी पुनर्गठन करने की जरूरत है। तो जो हम जिस पॉइंट पे अभी बात कर रहे हैं, नीड ऑफ रिफ्रेमिंग स्कूल सब्जेक्ट की विद्यालय विषयों की पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, द वर्ल्ड इज पासिंग थ्रू अ फेस ऑफ चेंज, कि दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। और आज के टाइम की बात करें तो ये जो चेंज है बहुत तेजी से हो रहा है। These changes are being seen in ऑल फील्ड, लाइक हर फील्ड में हमें ये जो चेंज है देखने को मिल रहा है। चाहे हम नॉलेज की बात करें, साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, हर जगह आपको ये चेंजेस देखने को मिल रहा है। द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग अराउंड द वर्ल्ड, कि हम अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखिए, टेक्नोलॉजी है दुनिया में, इसका भी जब प्रयोग की बात करें, यूज की बात करें, तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। The environment is being destroyed due to continuous population growth and exploitation of resources, कि हम ये भी देखते हैं कि जो हमारा जो पर्यावरण है, एनवायरनमेंट, वो भी उसका भी जो विनाश है बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की नीड बढ़ रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका बहुत बड़े पैमाने पर दोहन हो रहा है, इसको खत्म किया जा रहा है। सो इन दिस पीरियड ऑफ चेंज, comprehensive changes are also necessary in education, so the youth can be prepared as per the needs of the present and future, कि इस बदलाव की इस दौर में शिक्षा में भी एक व्यापक बदलाव जरूरी है, ताकि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता के अनुसार हमारे युवा हैं उनको तैयार किया जा सके। तो जब हम शिक्षा की बात करते हैं ना, हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो क्या क्या चीजें हैं कि आज के हिसाब से हमारे एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ठीक है, बुक्स में, सब्जेक्ट में उस हिसाब से चेंजेस करना चाहिए, टीचिंग मेथड्स में चेंजेस होने चाहिए, टेक्नोलॉजी में चेंजेस होने चाहिए, पढ़ने पढ़ाने के तरीके में भी एक चेंज होने चाहिए। Therefore, in this new era, restructuring of school subject for new knowledge, new concept, and new areas of study is also necessary, so that student can be prepared as per the needs of the society and the country। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि आज के टाइम की अगर बात करें, आज के इस दौर में, तो चाहे नई अवधारणाएं हैं, अध्ययन के जो नए क्षेत्र हैं, ठीक है, आदि के लिए विद्यालय विषयों के फिर से रिफ्रेमिंग, पुनर्गठन की आवश्यकता है, ताकि अपने सोसाइटी के हिसाब से, अपने देश की जो नीड है उसके हिसाब से हम अपने स्टूडेंट को तैयार कर सकें, उनको आगे बढ़ा सकें। तो इसलिए स्कूल सब्जेक्ट जो है उसको रिफ्रेमिंग, ठीक है, उसको फिर से पुनर्गठन की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ स्कूल सब्जेक्ट की बात की, विद्यालय विषयों के गठन की बात की, ठीक है, और पेडागोजिकल और स्कोलास्टिक कंसिडरेशन की बात की, कि जब भी हम स्कूल सब्जेक्ट जो है उसको क्या पढ़ाया जाए और कैसे पढ़ाया जाए, और लास्ट में हमने उसके रिफ्रेमिंग की बात की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी को पता है कि बच्चों का पहला स्कूल उनका घर होता है। बच्चा स्कूल जाने से पहले अपने घर में, अपने घर के लोगों से काफ़ी सारी चीज़ें अपने बारे में, अपने सोसाइटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें उसको अपने घर से पता चलती हैं। अपने आस-पड़ोस से, सोसाइटी से, वहाँ के लोगों से पता चलती है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर आस-पास के लोग एजुकेटेड हैं, अच्छे पढ़े-लिखे हैं, तो बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सही पता चलती हैं। लेकिन अगर आस-पास के लोग या बच्चों के पेरेंट्स की बात करते हैं, इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं, तो अक्सर बच्चों को जो भी नॉलेज मिलती है, वो पूरी तरीके से सही हो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बहुत बार बच्चों में गलत धारणाएँ या मिसकंसेप्शन भी डेवलप हो जाता है, इस दुनिया को लेकर, अपने सोसाइटी को लेकर, और चाहे हम रिलीजन की बात करें, कल्चर की बात करें, इन चीज़ों को लेकर बच्चों में बहुत सारी गलत धारणाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार तो घर वाले, सोसाइटी के लोग बच्चों को डराने के लिए बहुत सारी इस तरह की गलत धारणाएँ बच्चों को बताते हैं कि नहीं ये सही है। चाहे हम भूत प्रेत की बात करें, चाहे हम बात करें
कि पृथ्वी पर दिन रात की बात करें, चाहे मौसम बदलने की बात करें, चाहे हम अपने हिस्टोरिकल जो भी इवेंट हुए हैं, जो घटनाएं हुई हैं, उनके संदर्भ में बात करें, तो अक्सर होता है कि अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो भी चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। तो कई बार यही होता है कि बच्चों को जो नॉलेज इनिशियल जो नॉलेज मिलती है, कई बार वो ठीक नहीं होती। तो आज के इस वीडियो में हम इसी की बात करेंगे, चाइल्ड एंड अडल्ट मिसकंसेप्शन, कि बच्चों और वयस्कों की गलत धारणाएं। तो हम इसके कंसेप्ट की बात करेंगे, इसके टाइप्स की बात करेंगे, और इस तरह की गलत धारणाएं अगर मान लो बच्चों में उत्पन्न हो गई हैं, बच्चों ने जो भी उनकी समझ है, जो भी बच्चों ने सीखा है, अगर वो ठीक नहीं है तो उनको किस तरह से दूर किया जाए। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं व्हाट आर मिसकंसेप्शन, की गलत धारणाएं क्या हैं। इट इज एन आइडिया और बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू, कि यह एक विचार या विश्वास हो सकता है जो सही नहीं है। दीज आर बिलीव्स दैट डू नॉट मैच साइंटिफिक आइडिया, कि ये ऐसी मान्यताएं हैं जो वैज्ञानिक जो विचार है उससे मेल नहीं खाती है, मतलब इनके पीछे कोई फैक्ट नहीं होता। इट इज बेस्ड ऑन फॉल्टी थिंकिंग और फैक्ट डेट आर रॉन्ग, कि यह दो पूर्ण और गलत तथ्यों पर आधारित हो सकती है, और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग ये धारणाएं हो सकती हैं, ये गलत धारणाएं मिसकंसेप्शन हो सकता है। तो अक्सर हम देखते हैं कि बच्चा छोटा रहता है तो उसको डराने धमकाने के लिए घर वाले कह देते हैं कि भाई भूत है, प्रेत है, अंधेरे में मत जाओ। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चा अलग अलग रिलीजन से आता है। तो अलग अलग रिलीजन में भी ये दुनिया कैसे बनी है, सबकी अपनी अलग अलग मिथक है, अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक अगर हम फैक्ट की बात करें तो हर चीज के पीछे साइंटिफिक फैक्ट नहीं है कि हाँ बस लिखा है तो उसको मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से भी चीजें हम देखते हैं। और बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको ये भी बताया जाता है कि भाई हमको तुमको भगवान ने भेजा है, तुमको भगवान ने बनाया है। ठीक है, लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी गलत ये जो धारणा है, मिसकंसेप्शन है, कैसे दूर होता है। जब बच्चा साइंस पढ़ता है तो उसको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है कि जो ह्यूमन है, जो मानव है, ठीक है, एक जो बच्चा है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका क्या प्रोसेस है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है तो काफी सारे मिसकंसेप्शन, गलत धारणाएं जो होती हैं वो बन जाती है। ठीक है, तो गलत धारणा या मिसकंसेप्शन क्या हुआ, इट इज एन आइडिया और बिलीव दैट इज नॉट ट्रू, कि ये क्या है कि एक विचार है, विश्वास है जो सही नहीं है। और साइंटिफिक आइडियाज की बात करें तो उससे बिल्कुल मेल नहीं खाती, क्योंकि इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, यह दोषपूर्ण सोच या गलत तथ्यों पर आधारित होती है, और अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग धारणाएं, गलत जो धारणाएं, मिसकंसेप्शन हो सकता है, डिपेंड करता है कि वो किस सोसाइटी से आता है, किस रिलीजन से आता है, किस कंट्री से आता है। तो अलग अलग लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग इस तरह की मिसकंसेप्शन हो सकती है। ठीक है, बहुत लोगों की ये भी मिसकंसेप्शन है कि भाई जो ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग हैं वो ठीक नहीं है, वो अच्छे नहीं है। ठीक है, वो नरभक्षी हैं, आप जाओगे तो आपको मार देंगे। लेकिन जब आप किसी ट्राइबल एरिया में जाओ, वहाँ के लोगों से आप बात करो, तो जो भी जो ये गलत धारणाएं जो बनी है, वहाँ पे जाके लोगों से बात करोगे, उनके बारे में जानोगे, तो कहीं ना कहीं जो मिथक है आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो जो एक गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता और ये सही नहीं होती, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन या फैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चों की और वयस्कों की कुछ गलत धारणाएं जो अक्सर हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, कि लड़का लड़की होना महिला पे निर्भर करता है। ठीक है, गांव में और बहुत जगह लोगों की यही धारणा बनी हुई है कि लड़का लड़की होना किस पे निर्भर करता है, महिला पे निर्भर करता है। लेकिन जब इसके साइंटिफिक फैक्ट की बात करें तो ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, मेल पर डिपेंड करता है। ठीक है, गॉड हैज क्रिएटेड अस, कि हमें भगवान ने बनाया है। ठीक है, अक्सर छोटे बच्चों को बता दिया जाता है ना कि हमें भगवान ने तुम्हें भगवान ने भेजा है, तुम्हें भगवान ने बनाया है। लेकिन बाद में जब बच्चा 7th 8th 9th 10th में जाके साइंस पढ़ता है तो उसको फिर पता चलता है कि भाई हम कैसे जन्मे हैं, हम क्या, दुनिया में रहने वाला कोई भी जीव जंतु है उसको वो कैसे जन्म लेता है। और एक ये भी मिथक है, आप मिसकंसेप्शन है कि एड्स इज स्प्रेड बाय टचिंग ईच अदर, की एड्स एक दूसरे को छूने से होता है, जबकि ये भी एक क्या है, गलत धारणा है। ठीक है, इसके अलावा बचपन में कभी हम छोटे थे, फल खाते थे, उसका बीज भी खा जाते थे, तो सब कहते थे कि नहीं भाई तुम्हारे पेट में क्या है, पेड़ उग जाएगा। लेकिन आगे चल के भी हमें पता चला कि भाई जब कोई पेड़ उगता है तो उसके भी अलग अलग प्रोसेस होता है।
ठीक है, उसको सोइल चाहिए होता है, उसको वाटर चाहिए होता है, उसको सनलाइट चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं जब अब एक टाइम बाद स्कूल में जाते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सारे मिथक्स हैं, ये मिसकंसेप्शन है, ये दूर होते हैं। ठीक है, तो एक कुछ एग्जाम्पल थे मिसकंसेप्शन के या गलत धारणाओं के। अब हम बात करते हैं वाई मिसकंसेप्शन आर फॉर्म, कि गलत धारणाएं क्यों बनती हैं, तो इसको भी हम जान लेते हैं। ड्यू टू इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, की अधूरी जानकारी और समझ के कारण। तो देखिए, अधूरी जानकारी ना हमें हमेशा हमारे लिए नुकसानदायक होती है। ठीक है, अधूरी जानकारी, इनकम्प्लीट नॉलेज ही हमेशा हर फसाद की जड़ होती है। तो इसीलिए इस तरह की जो गलत धारणाएं हैं वो एक अधूरी जानकारी के कारण बनती है। कोई एक किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हमने मान लिया बिना उसकी जांच किए। इसके अलावा हम देखते हैं आजकल मीडिया की बात करें, न्यूज़पेपर देखें, अलग अलग न्यूज़ चैनल देखें, तो सब अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित होते हैं। ठीक है, और उसी के आधार पर वो जो न्यूज़ दिखाते हैं, तो जो न्यूज़ होती है एक्चुअल में बिल्कुल रियल हो तो नहीं होता। काफ़ी सारे आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे तो आपको पता है कि वन साइडेड होते हैं। तो मीडिया भी क्या करता है, जो लोगों को दिखा देता है लोग उसी को मान लेते हैं, गलत दिखाया तो गलत मान लेते हैं। ठीक है, तो चीज़ें इस तरह से हम देखते हैं कि मीडिया का भी एक रोल है। ड्यू टू यूज ऑफ अनक्लियर लैंग्वेज, तो कई बार क्या होता है अस्पष्ट भाषा के प्रयोग के कारण, कि अक्सर जब हम किसी से कम्युनिकेशन करते हैं, अगर सामने वाले के बोलने का तरीका ही ठीक नहीं है, सामने वाला सही भाषा में चीज़ों को बता ही नहीं रहा। कई बार टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर जो टीचर हैं बच्चों को सही से नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चा भी क्या करेगा, वो गलत भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि हमारे जो पुराने राजा महाराजा जो हुए हैं, तो जैसे हम अशोक की बात करते हैं, चंद्रगुप्त की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या चंद्रगुप्त के टाइम में उनको चंद्रगुप्ता चंद्रगुप्ता कहा जाता था, अशोका अशोका कहा जाता था, लेकिन आज हम देखते हैं हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में सिर्फ यही चंद्रगुप्ता हो गया, चंद्रगुप्त से चंद्रगुप्ता हो गया है, अशोक से अशोका हो गया है, राम से रामा हो गया है। तो अगर गलत चीज़ें पढ़ाओगे तो सामने वाला भी उसको गलत तरीके से समझेगा। ऐसे ही लैंग्वेज की बात करें तो अक्सर इंग्लिश में मॉडल्स पढ़ाए जाते हैं, शुड कुड, ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत बार देखा गया कि टीचर उसको क्या कहते हैं, मोडाल्स कहते हैं, तो बच्चे भी उसको गलत इस तरह की प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मोडाल्स। तो अगर गलत लैंग्वेज में आप बच्चों को बताओगे, और मान लो यूपी बिहार बिहार साइड में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको जब टीचर पढ़ाते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, जब पढ़ाते हैं तो एक हम कहते हैं रीजनल टच होता है। ठीक है, कि जब वो, झाड़ू बोलेंगे तो झाड़ू झाड़ू हो जाएगा। ठीक है, डंडा तो डंडा। तो टीचर भी इस तरह से, जब उनका रीजनल इफेक्ट होता है, स्थानीय प्रभाव होता है, तो उससे उनकी जो प्रोनाउंसिएशन गलत होती है, तो बाद में बच्चा भी वही चीज़ें सीखता है। तो सिर्फ बिहार की बात नहीं है, अलग अलग स्टेट की, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें, अलग अलग स्टेट में तो गलत शब्दों का प्रयोग करोगे तो सामने वाला उसको गलत तरीके से सीखेगा। ठीक है, ड्यू टू रोंग रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन, की गलत तर्क और व्याख्या के कारण। तो ये अलग अलग कारण है जिसकी वजह से जो मिसकंसेप्शन है, गलत धारणाएं हैं, बनती हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिसकंसेप्शन, की गलत धारणाओं के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अलग अलग इसके हैं, नॉन साइंटिफिक मिसकंसेप्शन, की गैर वैज्ञानिक गलत धारणाएं, प्री कंसेप्शन, ठीक है, तो पूर्व कल्पित गलत धारणाएं, इसके अलावा कंसेप्चुअल और वर्नाकुलर और फैक्चुअल। ठीक है, तो ये अलग अलग क्या है, टाइप्स ऑफ मिसकंसेप्शन, तो एक एक करके हम इसको जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम नॉन साइंटिफिक बात करें, गैर वैज्ञानिक, तो नाम से ही पता चल रहा है जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक लॉजिक, साइंटिफिक लॉजिक नहीं है। तो इसमें धार्मिक अथवा पौराणिक मान्यताएं शामिल हैं। ठीक है, तो अलग अलग रिलीजन की आप बात करोगे, उनको जानोगे, तो उसमें ये दुनिया कैसे बनी उसकी अलग अलग जो हम देखते हैं कि अलग अलग रीजन बताए गए हैं। ठीक है, अलग अलग जितने भी आप धर्म बनोगे, सब में ही दुनिया की उत्पत्ति के अलग अलग कारण बताए गए हैं, लेकिन देखते हैं कि साइंस इन चीज़ों को बिल्कुल एग्री नहीं करता। ठीक है, साइंस जो बताता है कि दुनिया कैसे बनी, उसका एक प्रोसेस बताता है कि पहले डायनासोर हुआ करते थे, धीरे धीरे हम आगे डायनासोर खत्म हुए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं चिंपैंजी एप फैमिली, तो इन्हीं से एक जो ग्रुप था उससे धीरे धीरे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ।
ठीक है। ह्यूमन स्टार्टिंग में जंगलों में रहता था, गुफाओं में रहता था, धीरे धीरे उसने खेती करना सीखी। तो जो ये साइंटिफिक लॉजिक है ना, जो हम पढ़ते हैं समझते हैं, और जो ये रिलीजियस और जो मैथोलॉजिकल बिलीफ है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। ठीक है। तो अक्सर जो ये हम देखते हैं कि मिसकंसेप्शन होती है नॉन साइंटिफिक, इसमें क्या मैटर करता है, धार्मिक और पौराणिक। तो अलग धर्म की बात करेंगे। जैसे हम बात करें कि अगर हम मेडिएवल टाइम की बात करें, तो वहाँ पे यूरोप में ये था कि जो कैथोलिक चर्च का मानना था कि इस दुनिया का जो सेंटर है वो कौन है, कैथोलिक चर्च है। ठीक है। और ये जो दुनिया है ये गोल नहीं है, चपटी हुई है। ये पृथ्वी चपटी हुई है। इसके अलावा पृथ्वी सूरज का चक्कर नहीं लगाती, सूरज पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो उस टाइम की ये जो मान्यताएं थी और लोग सब इसको मानते थे। ठीक है। हो सकता है कि आज के टाइम में भी ऐसा कुछ हो अलग अलग रिलीजन में। फॉर एग्जाम्पल, इन डिफरेंट रिलीजन डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हैव बीन गिवन regarding the origin of life and history of the earth, which is completely different from scientific principle। ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्री कंसेप्शन मिसकंसेप्शन की, पूर्व कल्पित गलत धारणाएं। तो देखिए, पूर्व कल्पित गलत धारणाएं, प्री कंसेप्शन, तो ये क्या है? यह पर्याप्त साक्ष्य के बिना पहले से बना ली गई कोई राय है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि देखो, ट्राइबल लोग हैं, वो जंगलों में रहते हैं। ठीक है। तो हम उनको कहते हैं कि जंगली। जंगली, तो जंगली का एक है कि भाई जंगल में रहने वाला जंगली है। ठीक है। दूसरा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि नहीं भाई, वो बिल्कुल हमारे जैसे नहीं है, हम जाएंगे तो हमें मार देंगे, हमें खा जाएंगे। ये सारी चीजें पहले से ही क्या किया गया है, मिसकंसेप्शन बना दिया गया है कि वो लोग अच्छे नहीं होते। और हम शहर में रहने वाले लोग जो होते हैं, हम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत तमीज से रहते हैं। लेकिन आप कभी किसी ट्राइबल एरिया में जाइए, ठीक है, तो वहां पे आप लोगों के बीच रह के देखिए और कैसे आपको लगते हैं, तो आप उसको फील कीजिए। तो बिना हम ये नहीं कि किसी की बातों में किसी ने हमें कुछ भी कह दिया, हमने उसको मान लिया। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हम भारत में रहते हैं, तो अफ्रीका में हम नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोगों के कैसे हैं, उनके बारे में हमने एक पहले से धारणाएं बना ली हैं। सही है गलत है वो हमें इतना नहीं पता। ठीक है। तो दिस इज अ प्री कंसीव्ड ओपिनियन विदाउट सफिशिएंट एविडेंस, की पर्याप्त साक्ष्य के बिना पहले से बना ली गई राय है। ये अक्सर हम किसी धर्म के बारे में, किसी लिंग के बारे में, जाति समूह के बारे में अक्सर हमारी होती है। ठीक है। दिस गिव्स राइट टू स्टीरियोटाइप एटीट्यूड, की इससे रूढ़िवादी, कि हम पहले से ही इस तरह की जो थिंकिंग है कि बिना सोचे समझे किसी ने कह दिया, हमने उसको मान लिया। ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्री कंसेप्शन मिसकंसेप्शन, की पूर्व कल्पित गलत धारणाएं। ठीक है। इसके बाद कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन, की वैचारिक गलत धारणाएं। तो ये क्या होता है? यह तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव या जो उसने सुना है उसके आधार पर सोचता है, ये समझता है। नो वन एल्स फुली अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, कि एक व्यक्ति की अपनी हो सकती है कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन, कोई अन्य इस अवधारणा को पूरी तरीके से नहीं समझ पाता। ठीक है। अक्सर हम देखते हैं कि भाई अ, आप आपका अगर हम मान लो हम देखते हैं कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिलेटिव है, आपके साथ कुछ उनके साथ ठीक नहीं हुआ। ठीक है। आपके और उनके बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ भी हो जाता है, तो आप ये मान के चलते हैं कि दुनिया में प्यार मोहब्बत दोस्ती ये है ही नहीं। आप ये चीज़ पहले से मान लेते हैं, तो आपके लिए तो कुछ होता ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा है कि जिसके दोस्त अच्छे हैं, उसके लाइफ में सब चाहे हम प्यार की बात करें, दोस्ती की बात करें, ये चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही है, तो उसके लिए तो ये चीज़ें हैं कि नहीं भाई, प्यार भी है, मोहब्बत भी है, दोस्ती भी है, भाईचारा भी है। तो कई बार चीज़ें होती हैं कि आपका जो पर्सनल जो थिंकिंग होता है, पर्सनल जो एक्सपीरियंस होता है, तो उस बेस पर आपके जो कंसेप्चुअल मिसकंसेप्शन की वैचारिक गलत धारणाएं आपकी अलग बन सकती है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपकी जो धारणा बनी है दूसरे के लिए भी पूरी वैसी ही हो सकता है दूसरा उसको बिल्कुल समझ नहीं पाता हो। इसी तरीके से मान लो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो मानते हैं कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो कहते नहीं भाई होते हैं। तो सबका अपना अपना इस तरह का हम एक्सपीरियंस है, तो किस अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हो सकता है कि आपके लिए जो चीज़ें सही हो दूसरे के लिए वो चीज़ें सही ना हो। तो यह तब उत्पन्न होती है जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव या जो उसने सुना है दूसरों के द्वारा, उसके आधार पर ही सोचता है, समझता है। जो उसके साथ हुआ उसी को उसने शाश्वत सही मान लिया। ठीक है। तो इसमें ये जरूरी नहीं कि कोई अन्य भी इस अवधारणा को पूरी तरीके से समझे और पूरी तरीके से माने।
फिर हम बात करते हैं वर्नाकुलर मिसकंसेप्शन की, स्थानीय भाषा संबंधी गलत धारणाएं। तो ये क्या होती है? स्थानीय भाषा संबंधी गलत धारणाएं तब उत्पन्न होती है जब एक ही शब्द को तो भिन्न अर्थ होते हैं, ठीक है, और यह अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होते हैं, कि शब्द एक ही है लेकिन उसके दो अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ होते हैं। तो इसको भी कई बार हम देखते हैं कि स्थानीय भाषा में कई सारे शब्द होते हैं, ठीक है, उन शब्दों के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपके लिए है, जैसे मान लो हम घटा की बात करते हैं, ठीक है, तो एक घटा हो गया कि भाई आप दुकानदारी या कुछ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से जो भी, या आप एक फैमिली में रह रहे हैं, राशन है, ठीक है, आपके पास जितना था वो चीज़ें घटने लगी। एक घटा जो होता है, जो मैथ्स में हम बात करते हैं, ठीक है, एक घटा का मतलब क्या होता है? बादल होता है, ठीक है। तो एक ही शब्द है, उसके अलग अलग अर्थ हैं। इसके अलावा कई बार जैसे हम मुहावरे या लोकोक्तियों की बात करते हैं, चेरी ऑन द केक, तो एक इसका सिंपल सा एक मतलब आ रहा है कि भाई केक के ऊपर आपने चेरी डाल दी, ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा मतलब अगर इस ठीक से समझें कि सोने पे सुहागा, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं, जैसे यूपी बिहार साइड में एक शब्द यूज होता है, मैदान, ठीक है। तो अक्सर इसमें क्या था कि जब लोग टॉयलेट के लिए बाहर ग्राउंड में जाते थे तो इसके लिए इस वर्ड का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर हम बात करें मैदान की बात करते हैं, अगर शहर साइड में हम देखें तो खेल कूद का मैदान, जहाँ पे हम जाकर खेलते कूदते हैं, इस तरह की जो मैदान शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ पे करते हैं। और एक मैदान जो होता है पूरा खुला लंबा, जैसे घास के मैदान की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से देखिए कई बार ऐसा होता है कि एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं, ठीक है, तो उसको अलग अलग संदर्भों में क्या कहते हैं, समझने की जरूरत है। कई बार एक शब्द के अर्थ को आप दूसरे में समझ लेंगे, दूसरे को तीसरे में समझ लेंगे, तो क्या होगा कि चीजें खराब हो जाएंगी। तो इसलिए स्थानीय भाषा संबंधी गलत धारणाएं तब उत्पन्न होती है जब एक ही शब्द के दो भिन्न अर्थ होते हैं और ये अर्थ अलग अलग संदर्भों में अलग अलग होते हैं, लेकिन आप एक संदर्भ को दूसरे में समझ लो, दूसरे को तीसरे में समझ लो, तो अक्सर गलतियां हो जाती हैं। फैक्चुअल मिसकंसेप्शन की तथ्यात्मक गलत धारणाएं। तो दीज आर आइडियाज और बिलीव डेट आर लर्न एट एन अर्ली एज बट आर एक्चुअली रोंग, की कई बार ये भी होता है कि ये ऐसे विचार या विश्वास हैं जो कम उम्र में सीखे जाते हैं लेकिन वास्तव में गलत होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बताया कि बच्चों को छोटे रहते हैं, उनको बताते हैं भाई भूत है, प्रेत है, अंधेरे में, उनको स्टार्टिंग से ही अंधेरे से डरना सिखा दिया जाता है, ठीक है। उनको, बच्चों को बताया जाता है कि भाई जो तुम आए हो दुनिया में, भगवान ने तुम्हें लेकर आया है, भगवान ने तुम्हें बनाया है। तो कई बार क्या होता है कि बचपन में बच्चा सीख लेता है, और अगर स्कूल में जाकर भी अगर उस टीचर उसके इस कंसेप्ट को, मिसकंसेप्शन है, उसको दूर नहीं करते, तो ये बड़े होने तक भी उसके माइंड में लगा रहता है, यही गलत जो मिसकंसेप्शन है बना रहता है, ठीक है। बचपन में उसने सीखा कि जो सूरज है, ठीक है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, लेकिन स्कूल में गया, बड़ा हुआ और उसको ठीक से किसी ने नहीं समझाया, तो उस चीज को लेगा। बचपन में उसको किसी बताया कि भाई जो चंद्र ग्रहण है या हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, ठीक है, तो वो चाहे हम बात करें, राहु की बात करें, ठीक है, वो चंद्रमा को मुंह में डाल लेता है, तो इसलिए इस तरह की चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हमने मान ली, इसके पीछे कोई ऐसा साइंटिफिक फैक्ट या लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की जो गलत धारणाएं हैं, तो बचपन में बच्चों के आमतौर पर बन जाती है, सबकी बनती है, लेकिन स्कूल में जाने के बाद भी अगर टीचर उस गलत धारणा है, जो मिसकंसेप्शन है, उसको आइडेंटिफाई ना करे और उसको ठीक करने की कोशिश ना करे, तो बच्चों में बनी रहती है। तो अधिकांश विद्यार्थियों की इस तरह की गलत धारणाएं पहचानी ही नहीं जाती। इस तरह की गलत धारणाएं वयस्क होने पर भी बनी रहती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? फैक्चुअल मिसकंसेप्शन, तथ्यात्मक गलत धारणाएं। और कई बार जैसे हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, तो कैसे होता है? जब लूनर इक्लिप्स की बात करते हैं, चंद्र ग्रहण की बात करते हैं, तो इसमें चांद की पोजीशन क्या होती है, पृथ्वी की क्या होती है, सन की क्या होती है, और जब सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं, तो उसमें इन तीनों की क्या पोजीशन होती है। बहुत इस एज में आने के बाद भी बच्चों को ये चीजें पता नहीं होती। आप भी एक बार इसको सर्च करके देखो, क्या आपको पता है?
तो इस तरह से हमने देखा टाइप्स ऑफ मिसकंसेप्शन की जो गलत धारणा है उनके अलग अलग प्रकार। अब हम बात करते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू क्लियर मिसकंसेप्शन। तो देखिए जाहिर सी बात है कि अगर आपकी जो एक गलत धारणाएं हैं, गलत ज्ञान है, अगर ठीक नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं एक आगे चलकर आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, उनसे तो दूर बिल्कुल होंगे। आप वहाँ पे सही से अपने उत्तर को नहीं देंगे। कहीं ना कहीं आपकी अचीवमेंट में, आपकी उपलब्धि में बाधक है। और कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से जब आप लोगों के बीच में जाएंगे तो आप हंसी के पात्र भी बन सकते हैं। तो गलत धारणाओं के पीछे कोई तथ्य या सिद्धांत नहीं होते। इससे बच्चों के दिमाग में क्या होता है, भ्रम पैदा होता है। बच्चों को नया ज्ञान देने के लिए मौजूदा ज्ञान की स्पष्ट जानकारी जरूरी है। कि अगर आप उसको कुछ नया चीज बताना चाहते हो तो जिसके बारे में बताना चाहते हो उसके बारे में उसकी एक स्पष्ट जानकारी वो होना जरूरी है। बच्चों का कंसेप्ट क्लियर होगा तभी उनको आप बाकी चीजें आप बता सकते हो, समझा सकते हो। दिस कैन अफेक्ट स्टूडेंट अचीवमेंट, कि ये विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित कर सकती है। वी कैनॉट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग ऑन अ वीक फाउंडेशन, कि हम कमजोर नींव पर किसी इमारत, मजबूत इमारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों का पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उनकी नॉलेज ठीक होनी चाहिए। तभी उनको हम बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उनको हम नई नॉलेज दे सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों की समझ में रुकावट उत्पन्न करता है। कक्षा में विद्यार्थियों को अपनी गलत अवधारणाओं का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को स्पष्टता देने और उनके भ्रम को दूर करने के लिए, जो मिथ है उसको दूर करने के लिए इनको दूर करना आवश्यक है। इस मिसकंसेप्शन को, गलत धारणाओं को दूर करना आवश्यक है, ताकि बच्चों को एक सही नॉलेज दी जा सके, उनके कंसेप्ट, जो कंसेप्ट है उसको क्लियर किया जा सके और उनको जो लर्निंग पाथ है उस पर आगे बढ़ाया जा सके। तो इसीलिए जरूरी है मिसकंसेप्शन को दूर करना। अब बात आती है प्रोसेस टू डिस्पेल मिसकंसेप्शन की, गलत धारणाओं को किस दूर करने की क्या क्या प्रक्रिया है। तो देखिए सबसे पहला है कि एज अ टीचर, जब बच्चा आपकी क्लास में आता है ना तो उसकी, आप चाहे सोशल साइंस के टीचर हैं, चाहे मैथ्स के टीचर हैं, चाहे साइंस के टीचर हैं, उसकी जो गलत धारणा है उसकी पहचान करो। और पहचान करने के बाद मौजूदा अवधारणाओं की अपर्याप्तता का खुलासा। तो भाई पहले आप इस चीज की पहचान करो। चलो मान लो आप साइंस के टीचर हो और स्टार्टिंग में आप बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हो, तो वहाँ पे है कि हम किस तरह से बने हैं, ह्यूमन किस तरह से बना है। तो बच्चों का मानना है कि भाई हमें भगवान ने बनाया है, ठीक है। तो अब ये बच्चों की अपनी एक धारणा लेके आए हैं, ठीक है, मिसकंसेप्शन मिसकंसेप्शन है। तो आप बच्चों से बात कर सकते हो कि ठीक है भगवान ने बनाया है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे बनाया है, उसका प्रोसेस क्या है। तो यहाँ पर क्या है, आपको ये नहीं कहना कि बच्चों कि तुम बिल्कुल गलत हो, तुम्हें आता ही नहीं। हमें यहाँ पे स्टूडेंट की रिस्पेक्ट पर भी ध्यान देना है, उनकी डिग्निटी पे भी ध्यान देना है। हमें ऐसा नहीं कहना कि भाई बच्चों को ठेस पहुंचे, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि बच्चों को ये बताना है कि आपने जो बोला है अभी, ये आपकी नॉलेज जो है इसमें अभी कुछ और ऐड होना है, ठीक है। हम बने हैं तो कैसे बने हैं, तो यहाँ पर विद्यार्थियों की जो रिस्पेक्ट करनी है, विद्यार्थियों के सम्मान का संरक्षण करना है। उसके बाद आप बच्चों को, चाहे आप बुक्स की हेल्प से, चाहे आप वीडियो की हेल्प से, ये सारा प्रोसेस समझा सकते हो कि हम ह्यूमन हैं, हम कैसे बने हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बच्चा ये बोले, ठीक है, उस पे रिलीजन का इफेक्ट है, ठीक है, कि नहीं, जो हम अर्थ की बात करते हैं कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ नहीं बल्कि सन अर्थ के चारों तरफ घूमता है। तो वहां पर क्या कर सकते हो कि आप बच्चों को फिर आप चाहे वीडियो और ये ऑडियो, ये सारी चीजें आप दिखाकर उनके जो एक कंसेप्ट है, जो मिसकंसेप्शन है, आप इसको दूर किया जा सकता है। तो फिर प्रोविजन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि उसके बारे में आप क्या बता सकते हो, क्या दिखा सकते हो, ऑडियो विजुअल एड्स जो है, ठीक है, टीचिंग एड्स हैं, आप इनको दिखाकर बच्चों का जो मिसकंसेप्शन है दूर कर सकते हो। इसके अलावा पार्टिसिपेटिव टीचिंग मेथड की, सहभागी शिक्षण विधियां, तो क्लास में चाहे हम डिस्कशन की बात करें, क्वेश्चन आंसर की बात करें, ठीक है, रोल प्ले की बात करें, ड्रामा की बात करें, इस तरह के टीचिंग मेथड का यूज कर सकते हो कि जहाँ पर बच्चों की क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, इंगेजमेंट हो, बच्चे अपने नॉलेज के लिए खुद से रिसर्च करें, डिस्कवरी करें, इंक्वायरी करें और एक सही नॉलेज तक, सही फैक्ट तक पहुंचे। इसके अलावा हम देखते हैं मिसकम्युनिकेशन एंड मिसकंसेप्शन की, कई बार गलत संचार, अगर हम बच्चों को सही चीजें नहीं बताते, सही चीजें नहीं सिखाते, कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो अक्सर बच्चों को जो नॉलेज है, जो उनका ज्ञान है, वो भी गलत
हो सकता है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश के ग्रामर का एग्जांपल दिया था कि मॉडल्स का जैसे शॉर्ट कोड है, लेकिन अक्सर देखते हैं कि टीचर इसको मोडाल्स बोलते हैं और बच्चे भी मोडाल्स 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 बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, तो गलत संचार से गलत धारणाएं हो सकती हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना है। और लास्ट में, ठीक है, बच्चों का जो कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, बच्चों को आपने जो चीज़ें बताई, उनका जो मिसकंसेप्शन आपने दूर किया, फॉलो अप करना है कि वो कहाँ तक दूर हुआ, क्या बच्चे हैं सही नॉलेज तक पहुंचे कि नहीं। ठीक है, तो इस तरह इसका प्रोसेस है। तो आज की इस वीडियो में हमने मिसकंसेप्शन की बात की, इसके कंसेप्ट की बात की, इसके टाइप्स की बात की, इसके प्रोसेस की बात की, इसको दूर करना क्यों जरूरी है उसकी बात की। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।